हेलो एवरीवन। हम जैसा पिछली क्लास में ब्रिटिश हिस्ट्री या ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर कुछ सवालात थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 1 से अपन ने शुरू किया था और इनिशियल स्टेज में अपने पास नियो क्लासिकल एज से जुड़े हुए कुछ एक सवाल मिले थे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ एक सवाल हैं, जैसे 55 और ऑलमोस्ट 60 तक जो क्वेश्चन है वो नियो क्लासिकल से जुड़े हुए हैं। तो हम इन क्वेश्चंस में आज की क्लास में मोटा मोटी जो पीछे अंडरस्टैंडिंग हमने नियो क्लासिकल की पैदा करी थी, उसमें कुछ एक और कंसेप्ट क्या इन क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद में जिस भी एज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोमांटिसिज्म पे आ रहे हैं, तो रोमांटिसिज्म को भी ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे जिससे पढ़ते वक्त आपको आसानी हो, आपको ये समस्या ना हो कि कहां से कुछ एक चीजें ना तो ऐसा लगे कि बेतरतीबी में चल रही है, एक ये लगे कि कहीं ना कहीं डिसहार्मनी पैदा नहीं हो रही। आप उन चीजों को समझ भी पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी डील कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चंस कराने का मेरा मकसद ये है कि ऊपर जो थियोरेटिकल पोर्शन है, जो कंटेंट है, उसको आप बेहतरी से समझ पाएं। तो हम जो 10 सवाल पीछे कर चुके थे, उसमें हमने 2-3 चीजों का जिक्र किया था। उस क्लास के बाद 2-3 रोज अपनी क्लास नहीं हो पाई। वो कुछ एक रीजंस थे, कुछ एक कहीं पे बिजी होने की वजह से वो रेगुलरिटी में क्लास नहीं आ पाई। अब मैं कोशिश यही करूंगा कि एक दिन के बाद एटलीस्ट ये क्लास डाली जाए, जिससे एटलीस्ट आपके एग्जाम के बहुत पहले तक ये वाले क्वेश्चंस पूरे हो जाएं और ब्रिटिश हिस्ट्री है या लिटरेरी हिस्ट्री है इंग्लैंड की, उसकी समझ आपको पैदा हो और आप सवालों को एग्जाम में ढंग से बुन सके या कर सके। अब ये देखिएगा, 10 नंबर तक अपन ने सवालों को सॉल्व किया था और हमने मोटा मोटा पढ़ा क्या था। हमने 2 डायनेस्टीज का जिक्र किया था पढ़ते वक्त नियो क्लासिकल एज में। हमने ट्यूडर्स का जिक्र किया था, जिसका लास्ट अपन ने जो क्वीन देखी थी वो एलिजाबेथ द फर्स्ट थी। एलिजाबेथ के बारे में पढ़ा था, जो 1603 में इनका रेन खत्म हो रहा है। और 1603 के बाद हमने जिस डायनेस्टी की चर्चा करी थी वो थी स्टुअर्ट डायनेस्टी। और स्टुअर्ट 1603 से शुरू होके अपने पास अपन पढ़ते आ रहे हैं। यहां हमने जेम्स को पढ़ा था, जेम्स के बाद चार्ल्स द सेकंड को पढ़ा था और चार्ल्स द सेकंड का एग्जीक्यूशन के बारे में जानकारी ली थी। इन्हें मार दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1649 में। इनकी डेथ के बाद क्रॉमवेल आते हैं, जो एक पार्लियामेंटेरियन थे। लोगों का शासन, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का शासन इंग्लैंड में चलने लगता है और क्रॉमवेल को भी फिर हटाया जाता है 1660 में। चार्ल्स द फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था और चार्ल्स द सेकंड यहां वापस अब राजा बन रहे हैं 1660 में। और इसी से शुरुआत अपनी रेस्टोरेशन की होती है। और जब रेस्टोरेशन की शुरुआत होती है, वहीं से अपन ओवरऑल जो टर्म नियो क्लासिकल एज है उसके नाम से जानते हैं। इन्हीं चीजों के बारे में हमने चर्चा करी थी। इसके साथ साथ ये देखा था कि नियो क्लासिकल जो एज है उसको कितनी अपन, ये एक ब्रॉड हेडिंग है, एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसी के साथ उसको सब हेडिंग में जब बांटा जाता है तो हमने ये समझा था यहां रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन जो 1660 से देखा था और 1700 तक जब ड्राइडन की डेथ होती है। फिर ऑगस्टन एज देखी थी, इसी का हिस्सा लगभग 1700 से 1745 तक ये देखते हैं, अलेक्जेंडर पोप की डेथ के वक्त तक, 44 के आसपास उनकी डेथ हुई थी। फिर एज ऑफ जॉनसन देखी थी अपन ने, या एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जिन्हें जाना जा रहा है। ये लगभग 45 से लेके अपन, इसमें टाइम पीरियड आपका अलग अलग दिखता है। कई लोग इसे 1785 तक मानते हैं, कई 1789 तक मानते हैं और कई 1798 तक लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने तक मानते हैं। तो ओवरऑल नियो क्लासिकल अपने पास 1660 से लेके 1798 89 जो भी समझे वहां तक है। ये अलग अलग डेट्स क्यों हैं, इनका भी अपन ने जिक्र किया था। अलग अलग डेट्स 45 का 85 का होने की वजह यह है, यहां जॉनसन की डेथ हो चुकी थी और इसी वक्त कहीं ना कहीं रॉबर्ट बर्न्स की पोएम आ गई थी 1 साल बाद। तो ये एक तरह रोमांटिक एज से शुरू होना मान लिया गया था। 89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, सोसाइटी का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हो चुका था।
जो टेंडेंसीज न्यू क्लासिकल में पीछे दिख रही थी वो खत्म हो चुकी थी। 98 के अंदर लिरिकल बैलेट पब्लिश हो रहा है, कविता के नए विचार आ रहे हैं कविता की दुनिया में, वो रोमांटिक ट्रेंड मान लिया गया, तो इसलिए अलग अलग डेट्स का यहां जिक्र होता। ये मोटा मोटी चीजें समझने की कोशिश करी थी। इसके साथ ही हमने एक चीज और समझी थी, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे न्यू क्लासिकल एज के, उसमें हमने नेचर क्या है, रीजन क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट उस एज में क्या है, रेनेसो के खिलाफ वो एज कैसे दिख रही है, लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, एंशियंट लोगों को, एंशियंट रूल को, हॉरेस को, वर्जिल को, इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ओविड को, ये सब चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बात करने की कोशिश करी थी। एक खाका तैयार किया था जिससे आपको न्यू क्लासिकल की समझ पूरी पूरी पैदा हो सके। इसी सीक्वेंस में अब और जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और ऑलमोस्ट आज न्यू क्लासिकल अपनी खत्म हो गई। इसके साथ ये चीज देखेंगे, अभी जो टुकड़ों में क्लास है आपके पास कि न्यू क्लासिकल एमसीक्यूज पार्ट 1 पार्ट 2, तो इन पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर अपन ये देखेंगे आगे कि इनको अपन एक साथ मिलाने की कोशिश लास्ट में, इनको इन क्लासेस को कंबाइन करके आपके एग्जाम से महीने 1.5 महीने पहले भेज दी जाएंगे, जिसे आपके रिवीजन, जिसे आप मैराथन टाइप जो भी कहते हैं, वो एक साथ आपको अवेलेबल हो। तो यहां से भी, इन पार्ट से भी आप जब भी आपका खाली वक्त आपको मिले आप पढ़ने की कोशिश करें, तो इन क्वेश्चन से समझ लें जिससे आपको सहूलियत होगी। तो ये मोटा मोटी अपन ने न्यू क्लासिकल की पिछली क्लास में बात करी थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट that decimated much of the medieval city of London, leading to a complete architectural overhaul of the capital, occurred in। ऐसा इंग्लैंड में कुछ हुआ कि पूरा आर्किटेक्चरल पैटर्न को बदलना पड़ा, पूरी सिटी तबाह हो चुकी थी। ऐसा कौन सा एक इंसिडेंट था? ये नियो क्लासिकल एज के अंदर एक मेजर हिस्सा माना जाता है इस इवेंट को, और एक दूसरा ग्रेट प्लेग था। इसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है, जो 2 सितंबर 1666 को 1666 को अपन जिसे एक मेजर इवेंट के तौर पे देखते हैं। 5-6 दिन के वक्त में इस ग्रेट फायर ने लगभग इंग्लैंड को तबाह कर दिया था। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या इसके बाद लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में, लोगों के सोचने में या लिटरेरी ट्रेंड्स में कोई बदलाव आया था? क्योंकि कोई भी बड़ा मेजर इवेंट अपन देखते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट किसी हिस्ट्री में देखते हैं, वो कुछ एक चीजें शिफ्ट करता है। क्या ग्रेट प्लेग और ग्रेट फायर ने कुछ शिफ्ट किया था? इसको समझते हैं। देखिए, हम ये देख रहे हैं रेस्टोरेशन के बारे में। हमने रेस्टोरेशन जो नियो क्लासिकल का ही हिस्सा है, नियो क्लासिकल का ही हिस्सा है, इसमें हमने देखा था रेस्टोरेशन की शुरुआत चार्ल्स II के थ्रोन पे रीस्टोर होने के बाद से होती है, जो 1660 में रीस्टोर हो रहे। 1666 में एक इवेंट हो रहा है, इवेंट इन ए सेंस एक कैटास्ट्रॉफिक, 2 सितंबर 1666 को, जिसे कहा गया ग्रेट फायर, ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ग्रेट फायर ऑफ लंदन क्या था? देखिए, 1666 की जो साल था इंग्लैंड के लिए, 6 साल बाद मोनार्की के रीस्टोर होने के बाद, उससे पहले पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट से चीजें ढंग से संभल नहीं पाई, तो लोगों ने चार्ल्स I के बेटे हैं उनको वापस बुलाया फ्रांस से, और वो वापस काबिज होते हैं और वो वहां पे बदलाव ला रहे हैं, जैसे थिएटर रीओपन हो रहे हैं, फीमेल परफॉर्मर आ रही हैं, बहुत सारी चीजें जो पीछे अपन ने देख के आए थे। ये ग्रेट फायर, पहली चीज तो इतना बड़ा मेजर कोई बारबेरिक इंसिडेंट कैसे हुआ, ऐसा एक इस तरह का इंसिडेंट कैसे इंग्लैंड के अंदर देखते हैं, इसके रीजंस पढ़ते हैं। देखिए, जो 1666 था, वो पहला तो ड्राई समर के लिए जाना जा रहा है। इंग्लैंड की गर्मी की खास बात यह है, अभी तो एनवायरनमेंट चेंज की वजह से चीजें बदल चुकी हैं। 66 के आसपास
ड्राई समर से ये कहा जाता है कि इंग्लैंड की जो गर्मी थी वो बड़ी, यूं कहें मॉइस्चर इंग्लैंड की हवा में कहीं ना कहीं बना ही रहता है। हमारे यहाँ जैसी समर है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं होती। मगर 66 के हिस्से क्या था, वहां बहुत ज्यादा समस्या थी, वहां गर्मी ज्यादा थी, ईस्टर्न विंड से लोग परेशान थे। अब ये ईस्टर्न विंड क्या है, पूर्व से आने वाली हवा। इंग्लैंड के अंदर जो मेनलैंड यूरोप है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, साइबेरिया का एरिया है, वहां से जो हवाएं ठंड में आती हैं तो वो ठंड ज्यादा ला रही हैं, गर्मी में आती है तो गर्मी ज्यादा है। तो उस वक्त कुछ गर्मी इंग्लैंड के अंदर जो समर था वो बहुत ही एक तरह से परेशान करने वाला था। और दूसरा, ठंडे एरियो में आप देखेंगे जो घर वगैरह बनाए जाते हैं वो लकड़ी के होते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के हिसाब से। तो वहां सब चीजें सूख चुकी थी, तो टिम्बर है वो भी सूख चुका था। अब थॉमस फ्लोरियर नाम से एक इंसान थे, थॉमस फ्लोरियर क्या कर रहे हैं, थॉमस फ्लोरियर ने की एक बेकरी हुआ करती थी, थॉमस फॉरेनर की। थॉमस फॉरेनर बेकरी चला रहे थे। अब बेकरी के अंदर कोयले का यूज था और उन्होंने अपनी जो भट्टी थी वो खाली छोड़ दी थी। तो उसने आग को पकड़ा और उसने ऑलमोस्ट इंग्लैंड के लगभग लोगों को बेघर कर दिया और आधे से ज्यादा इंग्लैंड जल के राख हो चुका। अब इंग्लैंड के साथ समस्या क्या थी कि पूरा इकोनॉमिकली देखें या पूरा आर्किटेक्चरल पैटर्न था, वो सब कुछ तबाह था। इसके बाद ही इंग्लैंड में लॉज आते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने मकान में स्टोन्स और ब्रिक का यूज करना पड़ेगा, लकड़ी से बचना है आप। उसके बाद आर्किटेक्चरल पैटर्न बदले गए। यहाँ एक अच्छी चीज इंग्लैंड के साथ, कुछ एक चीजें बुरी होती हैं, वो कुछ एक हिस्से के लिए बढ़िया भी हुआ करती हैं। हालांकि ये बहुत ही खराब इंसिडेंट, एक इवेंट, कुछ भी खराब चीज थी इंग्लैंड के लिए, मगर एक चीज बढ़िया बेहतरी की तरफ क्या लेके गई वो देखते हैं। जब आर्किटेक्चर को बदला जा रहा था पूरा पूरा, तो लोग काम कौन करेंगे, गरीब और मजदूर तबका काम करेगा। तो जब गरीब और मजदूर तबका काम करने के लिए आएगा तो लगभग 3-4 साल के फेज में इंग्लैंड को रेजुविनेट किया जा रहा है, उसको रेनोवेट किया जा रहा है, उसके आर्किटेक्चर को। तो मिडिल क्लास को काम मिलता है। मिडिल क्लास को जब काम मिलना शुरू हुआ तो मतलब लोअर क्लास से मिडिल क्लास की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। एक तो पीछे ही क्लास में अपन ने समझा था कि इंग्लैंड के अंदर कच्चा माल आ रहा था, उसको भी लोअर क्लास को मजदूरी मिल रही थी और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास हल्का हल्का दिख रही थी। अब मिडिल क्लास इस ग्रेट फायर के बाद भी दिखने लग गई। ऐसा आया, पीछे मैंने कहा था कॉफी हाउसेस भी आए, कॉफी भी इंट्रोड्यूस हो रही है इस टाइम इंग्लैंड में, कॉफी हाउसेस भी हैं। यहां ये लोग क्या करेंगे, अब ये चर्चा करेंगे चाय वगैरह पे, कॉफी वगैरह पे। तो कॉफी पे चर्चा करते वक्त इनके टेस्ट को बेहतर करने के लिए यहां पीरियोडिकल्स आ रही हैं, यहां मैगजीन्स आ रही हैं, और उन्हीं मैगजीन्स के बाद धीरे धीरे नॉवेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नॉवेल राइटिंग भी आ रही है, ये लोग धीरे धीरे नॉवेल पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अपर क्लास तो क्या था, थिएटर की तरफ था। अपर क्लास, इन लोगों के लिए थिएटर में स्पेस नहीं था इतना ज्यादा मिडिल क्लास के पास। तो ये जो पीरियोडिकल्स और इससे अपना मन बहला रहे थे, अपर क्लास वाले थिएटर वगैरह में मुब्तिला थे, वो वहां परफॉर्मेंस देख रहे थे। उनका थिएटर का टेस्ट कैसा था, जैसे अपन ने बताया, अपर क्लास के टेस्ट को ही कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स वगैरह का यूज होता है। अपर क्लास के बिहेवियर को बताने के लिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स वगैरह आई थी। ये हल्का सा पिछली क्लास में चर्चा करी थी, आज भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वापस कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन देखेंगे उसके। तो ये मिडिल क्लास के लिए एक फायदेमंद चीज रही कहीं ना कहीं, पढ़ाई लिखाई वाला माहौल, नई लिटरेरी ट्रेंड्स, लिटरेचर के हिसाब से कुछ एक नए ट्रेंड्स आने शुरू हो गए, और ये इसमें मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान रहा कहीं ना कहीं। और इनको जब पास पैसे आए तभी तो कोई इंसान का क्लास शिफ्ट कब होता है, जब पैसे आते हैं। पैसे आते हैं तो उसका स्ट्राटा शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला होता है, तो फिर उसके टेस्ट भी बदलते हैं। तो ये पढ़ने लिखने वाला माहौल हुआ, तो लिटरेचर को भी नई चीजें मिलना शुरू हुई, और ये पीरियोडिकल्स और उसकी चर्चा हुई। धीरे धीरे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ेंगे अपन, सवाल आएगा तब कुछ एक दो ट्रेंड और दिखेंगे न्यू क्लासिकल में, या फिर कुछ एक कॉन्सेप्ट नए निकलेंगे, उनको भी अपन
समझने की कोशिश करेंगे। तो इस ग्रेट फायर के हिसाब से अपन ने यहां चीजों को समझा। अब आपके सवाल कैसे आ सकते हैं? देखिए, एक तो सीधा सीधा सवाल ग्रेट फायर से पूछ लिया गया, एक ऐसा ही सवाल ग्रेट प्लेग से पूछ लिया जाएगा इनकी डेट के बारे में, अगर, क्योंकि ये मेजर इवेंट्स है किसी भी लिटरेरी पीरियड के, और इन्होंने कुछ एक लिटरेचर को बदला भी है। ऐसा ही चीज अपन एक चीज और देख सकते हैं, इस ग्रेट फायर से रिलेटेड बहुत, और ग्रेट प्लेग से रिलेटेड कुछ एक जर्नल्स लिखे गए। आई विटनेस जो लोग थे, जो वहां मौजूद थे, ग्रेट प्लेग और ग्रेट फायर को जिन्होंने एकदम करीब से देखा था, उन्होंने डायरियाज लिखी, जैसे पेपेज की डायरी, जैसे जॉन एवेलिन की डायरी, जैसे डेफो का जर्नल ऑफ प्लेग ईयर है, यही डैनियल डेफो थे जो एक मेजर नॉवेलिस्ट थे, इंग्लैंड के बाद में नॉवेल राइटिंग में काम करते हैं। इन्हीं जर्नल वगैरह से, इन्हीं पीरियोडिकल से इन्होंने शुरुआत करी थी। तो ये जो 3 नाम हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पेपे की डायरी है वो कब से कब तक की है, एवेलिन की डायरी कब से कब तक की है, किस बारे में बात है, प्लेग ईयर किसने लिखा था, डेफो ने लिखा था। ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, नेट वगैरह में तो पूछे जाते हैं, सीधा सीधा कई बार आपके एग्जाम में मान लो देखने को मिल सकते हैं। इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखना। ये ग्रेट फायर के बारे में इसीलिए डिटेल में मैंने बताने की आपको कोशिश करी है। डेट, उसके बाद ये 3 नाम, ये बुक में आपको जो थियोरेटिकल कंटेंट है वहां ये चीजें अवेलेबल है। अब किसी ने कहा कि साहब इतना ज्यादा इस बुक में आपने क्यों लिखी चीजें, इतना ज्यादा इसलिए लिखी क्योंकि आपके पढ़ने की और चीजें पूछे जाने का ट्रेंड बदलता जा रहा है। तो उस चीज के लिए आप अपने आप को खुद को प्रिपेयर करें, चीज को समझें, कोई चीज क्यों आ रही है, उसका एग्जिस्टेंस समाज में क्यों है, तो उससे जवाब भी मिल जाएंगे और उससे याद करने का लिंक भी बन जाएगा चीजों का। तो यहां देखिए ये चीजें आई विटनेस ने, पेपे, एवेलिन और डेफो ने चीजें लिखी। इन्हीं पीरियोडिकल से या इन्हीं जर्नल से या इन्हीं डायरी से फिर नॉवल राइटिंग बनती। उसके बारे में, उस नॉवल राइटिंग के बारे में कोई सवाल आएगा तो जर्नी ऑफ नॉवल राइटिंग के बारे में, न्यू क्लासिकल एज में भी वो नॉवल राइटिंग आ रही है, तो उस नॉवल को अपन समझेंगे। नॉवल, व्हाट इज नॉवल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉवल, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉवल, इन सब चीजों के बारे में जानकारी करेंगे। अभी सिर्फ प्लेग ईयर के बारे में अपन ने, या ग्रेट फायर के बारे में सॉरी, अपन ने चर्चा करी। अगला इसका आगे का सवाल देख, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर होगा 1666, 2 सितंबर 1666। अगला सवाल है, द रेस्टोरेशन पीरियड विटनेस द बर्थ ऑफ मॉडर्न 2-party पॉलिटिकल सिस्टम इन इंग्लैंड। व्हाट वर द नेम्स ऑफ दीज प्राइमरी ऑपोजिंग सेक्शंस। 2 पार्टीज इंग्लैंड में विटनेस की रेस्टोरेशन पीरियड में, उन्हें कहा जाता है द विग्स एंड टॉरीज। एक का नाम विग था और एक का टॉरी था, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब ये विग्स एंड टॉरीज क्या है, ये भी एक आपको एक कंसेप्चुअल बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं जिससे कंफ्यूजन ना पैदा हो। ऊपर थियोरेटिकल पोर्शन में आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। किसी ने ब्रिटिश हिस्ट्री को ढंग से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसने नहीं इसकी समझ है उसको अपन एक बार तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, विग्स एंड टॉरीज को समझने से पहले हमें एक बात जाननी होगी, वो बात क्या है, पॉपिश प्लॉट। पॉपिश प्लॉट। अब ये पॉपिश प्लॉट क्या था? पॉपिश प्लॉट लगभग 1681 के आसपास अपन को दिख रहा है। इसको समझने के लिए पिछली क्लास में अपन ने 2 चीजों की बात करी थी, आपको ध्यान होगा तो, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक चर्च को के जो फॉलोवर थे, जो पुराना ढर्रा चर्च का चला आ रहा था, उसको मानने वाले कैथोलिक लोग थे। ये ट्रेडिशनल थे, ये लैंडेड जेंट्री वगैरह सब में विश्वास करते थे। प्रोटेस्टेंट कौन थे? ये धर्म को लेके एक्सट्रीमिस्ट थे और धर्म में सुधार चाह रहे थे। इसकी शुरुआत मार्टिन लूथर के रेफॉर्मेशन से हुई। इंग्लैंड में हेनरी द 8 उस टाइम राजा थे। मार्टिन लूथर ने जर्मनी से इस चीज की शुरुआत करी थी। रेफॉर्म किसको किया गया था? उस रेफॉर्मेशन किस लिए बोलते हैं? कैथोलिक चर्च में एक रेफॉर्मेशन हुआ, कैथोलिक चर्च में रेफॉर्मेशन हुआ, उसमें रेफॉर्म की जरूरत थी।
जो भी चर्च में करप्शन आ गया था, उस करप्शन से पीछा छुड़ाने के लिए उसमें रिफॉर्म किए गए। और जब रिफॉर्म हुए तो इस कैथोलिसिज्म का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें कहा गया प्रोटेस्टेंट। आगे जाके इसी को बोल दिया जाता है प्योरिटन्स। इनमें आपस में लड़ाइयां थी इंग्लैंड के अंदर, और 1660 में तो ये बहुत ज्यादा हद तक दिख रही है अपन को, जब चार्ल्स II मोनार्की पे रीस्टोर हो रहे हैं, जब मोनार्क बन के आ रहे हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था चार्ल्स II है 1660 में ट्रोन पे आते हैं। ये इंसान कैथोलिक्स की तरफ टिल्टेड था, ये कैथोलिक माइंडसेट का था। उस टाइम इंग्लैंड में चार्ल्स II से पहले ओलिवर क्रॉमवेल थे, हमने पढ़ा था। 1660 से पहले 1649 से लेके 1660 तक ओलिवर क्रॉमवेल थे। क्रॉमवेल प्योरिटन या प्रोटेस्टेंट थे। तो इंग्लैंड में उस टाइम जो बयार बह रही थी, जो हवा थी, वो प्रोटेस्टेंट की थी, मगर ये बंदा चार्ल्स II राजा बनता, ये कैथोलिक था। इसने प्रोटेस्टेंट को साइड में करना शुरू कर दिया। अब प्रोटेस्टेंट दिमाग लगाते हैं, वो दिमाग क्या लगाते हैं कि यार ये चार्ल्स II है, ये कैथोलिक है, राजा बन गया, हमारे प्रोटेस्टेंट प्यूरिटन्स का तो कोई फ्यूचर ही नहीं बचेगा, इसका कोई राइटफुल एयर है नहीं, इसके बाद इसका भाई जेम्स II राजा बनेगा, वो भी कैथोलिक होगा, तो प्रोटेस्टेंट तो खत्म हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं, एक झूठी अफवाह फैलाते हैं, और एक बंदा है टाइटस ओट्स। टाइटस ओट्स को तैयार करता है, ये अफवाह फैलाता है चार्ल्स के यहां जाके कि साहब आपको तो कैथोलिक लोग, आप खुद कैथोलिक के साथ हो, कैथोलिक तो आपको मारना चाह रहे हैं। इससे क्या हुआ, चार्ल्स ने बहुत से कैथोलिक लोगों को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन हुआ, एंटी कैथोलिक माहौल बना, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट मिली, और इन प्रोटेस्टेंट का लीडर था अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी ये लीड कर रहा है। यहां पार्लियामेंट मजबूत होना शुरू हो गई इसकी लीडरशिप में, एंटी कैथोलिक माहौल बना दिया इसने टाइटस ओट्स को कह के। इस बंदे ने झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी, और इस झूठी अफवाह से लोगों को लगने लगा कि चलो अब कैथोलिक का रूल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और अपन जो ओलिवर क्रॉमवेल का प्योरिटन पार्लियामेंट्री चीज थी वही वापस एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। ये सोच पैदा हो गई। तो अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी की लीडरशिप में कहीं ना कहीं टाइटस ओट्स ने कहीं ना कहीं स्पीयर हेडेडली उसने जिम्मा संभाला कि मैं अफवाह फैलाऊंगा, मैं इस पॉपिश प्लॉट को ये पॉपिश प्लॉट माना तो ये जाता है, इसमें कोई सच नहीं था, ये सिर्फ अफवाह थी। इस पॉपिश प्लॉट के बाद दो पार्टी सिस्टम इंग्लैंड में दिख रहा है, एक को लीड कर ले अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, और दूसरे की जो कैथोलिक माइंडसेट के लोग हैं जिसमें राजा मोनार्क भी है वो है। तो दो पार्टी आ गई अपने पास, पहली का नाम है विग और दूसरी का नाम है टॉरी। विग क्या थे, सपोर्ट कर रहे थे किसको, विग प्रोटेस्टेंट थे, पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। विग क्या थे, जो नया पैसा इंग्लैंड में आ रहा था, नया पैसा क्या, कॉलोनियलिज्म से आ रहा था, मार्केट से आ रहा था, इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहे थे। टॉरीज क्या थे, डिवाइन राइट में विश्वास कर, राजा ही सब कुछ है, इसमें विश्वास कर रहे थे। ये कैथोलिक थे, किंग मोनार्की में विश्वास कर रहे थे, और ये लैंडेड जेंट्री जो ओल्ड मनी है उसमें विश्वास कर, ये जमींदार साहूकार खेती खलियानी वाले उस कल्चर में ही घुसे थे, उसी को मान रहे थे। क्योंकि राजा का एक सिस्टम है ना राजशाही चलाने का, पहले राजा है, फिर नवाब है, फिर तालुकदार है, फिर नंबरदार है, फिर जमींदार है, उसी सिस्टम में विश्वास कर रहे थे। विग उल्टा थे, वो पार्लियामेंट और इन चीजों को मान रहे थे। मगर विग से भी चीजें संभल नहीं रही थी, तभी तो चार्ल्स II को बुलाया गया था 1660 में।
तो ये 1660 के बाद एक सिस्टम इंग्लैंड में दिख रहा है, टू पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, विग और टॉरीज का। तो ये ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है, विग्स एंड टॉरीज कहां आपको डोमिनेट दिख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक मजे की बात और होती है, विग्स ने कोशिश तो पूरी करी कि चार्ल्स द सेकंड के बाद उसका भाई जेम्स ना आए, मगर जेम्स आ जाता है। 1685 में जेम्स राजा बनता है। इसने प्रोटेस्टेंट को, इन विग्स को साइड में करने की कोशिश कर दी पूरी पूरी, मगर ये मजबूत हो चुके थे। ये जेम्स की बेटी है मैरी, उसके हस्बैंड थे विलियम दी ऑरेंज, विलियम, उनको बुलाते हैं। ये प्रोटेस्टेंट थे और इनको कहते हैं आप अटैक करो इंग्लैंड के ऊपर, हम आपके साथ हैं। और इस डर से जेम्स अब फ्रांस भाग जाता है और इंग्लैंड में वापस प्रोटेस्टेंट्स काबिज होते हैं। इंग्लैंड में कैथोलिक को वापस साइड में कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे जब से स्टुअर्ट डायनेस्टी आई है, एलिजाबेथ द फर्स्ट के बाद, जेम्स के आने के बाद, जेम्स द सेकंड के फर्स्ट के आने के बाद चार्ल्स आते हैं, चार्ल्स द सेकंड आते हैं, तब से इंग्लैंड में लेके एक टसल चल रही है। किस चीज की टसल? कभी विग्स, कभी पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं, कभी कैथोलिक मोनार्की को सपोर्ट करने वाले आ रहे हैं, कभी पार्लियामेंटेरियन मजबूत हो रहे हैं, कभी कैथोलिक मजबूत हो रहे हैं। ऐसी चीजों में होता क्या है? ऐसी चीजों में व्यंग्य पनपता है, सैटायर पनपता। आप देखेंगे पाकिस्तानी ड्रामा कभी देखें या पाकिस्तानी कॉमेडी आप कभी देखें तो आपको नजर आएगी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और आर्मी के बीच इतना ज्यादा टसल रहा है, वहां का व्यंग्य, वहां का सैटायर बहुत मजबूत है। और वो इसी वजह से है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों ने वहां आपस में टसल बहुत देखी है। इस पीरियड में सैटायर मजबूत होने का एक रीजन ये भी है। पहला रीजन तो विक्टोरी टसल, सामाजिक ये टसल है, इस वजह से व्यंग्य मजबूत हो रहा है। दूसरा रीजन अपर क्लास का बिहेवियर, पैसा आ रहा है, बेवकूफों तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके ऊपर सैटायर आ रहा है। तीसरा जो कॉमेडी ऑफ मैनर जब पढ़ेंगे अपन देखेंगे, वो एक बॉडी लैंग्वेज, खराब ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में गंदगी ज्यादा आ गई थी, तो कॉमेडीज थिएटर को बंद कर दिया गया 1697 में। अब स्पेस सिर्फ सैटायर का, पीरियोडिकल्स का और फिर नॉवल राइटिंग की तरफ अपन आ रहे हैं। तो ये चीज कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ते वक्त अपन देखेंगे। अभी मोटा मोटी चीज अपन ने विग्स एंड टोरीज के बारे में बात करी, ये भी उस सिस्टम में पढ़ते वक्त आती हैं। हमने हायरार्की अगर देखें अपन तो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पीछे से ही। स्टुअर्ट डायनेस्टी में क्या देखा था? जेम्स आते हैं, जेम्स के बेटे चार्ल्स द फर्स्ट को राजा बनाया जाता है। चार्ल्स द फर्स्ट हैं, उनका 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वापस पार्लियामेंटेरियन कौन थे? क्रोमवेल थे। क्रोमवेल हैं, वो राजा बनते हैं। क्रोमवेल से चीजें संभली नहीं, चार्ल्स द सेकंड को बुलाया जाता है। अब चार्ल्स द सेकंड खुद कैथोलिक है, तो इन पार्लियामेंटेरियन और प्रोटेस्टेंट को कोई पूछ नहीं रहा है। इसको साइड में करने के लिए अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी और टाइटस ओट्स पॉपिश प्लॉट बनाते हैं। पॉपिश प्लॉट के बाद में क्या होता है? जेम्स कैथोलिक कुछ वक्त तक तो आते हैं, इनको भी हटा दिया जाता है, वापस प्रोटेस्टेंट काबिज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये, और इसी के ऊपर, इन विग्स एंड टोरीज की पॉलिटिक्स के ऊपर हमें एक ड्राइडन का फेमस वर्क देखने को मिलता है। ये फेमस वर्क से सवाल पूछा जाता है कई बार। उस फेमस वर्क का नाम था एब्सोलम एंड अकिटोफेल। एब्सोलम एंड अकिटोफेल, इसकी चर्चा हमने अपने नोट्स, जो बुक है उसके अंदर कर रखी है। ड्राइडन ने लिखा था एब्सोलम एंड अकिटोफेल। इसी विग्स और टॉरीज की पॉलिटिक्स के ऊपर ही ये लिखा गया था। तो ये वर्क भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ड्राइडन का पॉपिश प्लॉट के ऊपर 1685 में ये वर्क आया था। ये कई बार सिर्फ टाइटल ही पूछ लिया जाता है, एब्सोलम एंड अकिटोफेल किसका वर्क है। आप से ग्रेड 2 के एग्जाम के लिए इसमें इतना काफी है। इसमें आपसे पूछे जाने वाली चीजें ऐसी हैं कि अकिटोफेल कौन है, अकिटोफेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी है, इसका अपन ने चर्चा करी थी। अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, टाइटस ओट्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो अभी ये वर्क ड्राइडन का इसी विग्स एंड टोरीज पॉलिटिक्स के ऊपर ही
पूरा पूरा काबिज था। ये इसका भी एक क्वेश्चन आएगा, अपन देखेंगे। तो यहां अपन ने विग्स एंड टॉरीज की पॉलिटिक्स के ऊपर पढ़ा। चार्ल्स के बाद जेम्स, ऐसे लगा कि कैथोलिक पावर मजबूत हो रही है, एक फर्जी का प्लॉट बुना जाता है, पॉपिश प्लॉट। टाइटस ओट्स उसे अफवाह फैलाते हैं कि चार्ल्स को कैथोलिक मारने वाले हैं, तो कैथोलिक की पावर कमजोर होती है इस प्लॉट के बनाने से। अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी इस प्लॉट को बनाने के लिए रिक्वेस्ट की टाइटस ओट्स को, ये लीडर थे प्रोटेस्टेंट के क्रोमवेल के बाद में। और इसके बाद टू पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम अपन को दिख रहा है। विग्स पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने वाले, इनका लीडर शाफ्टसबरी था, टाइटस ओट्स से उसने काम करवाया। और टॉरीज डिवाइन राइट ऑफ किंग और इन सब पे बात करते हैं। मोनार्की है, लैंडेड जेंट्री है, ये सब टॉरीज सपोर्ट करते थे, विग्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जब ये वाली चीज पढ़ते हैं अपन कि कहीं ना कहीं जब जेम्स 85 में ड्राइडन ने एब्सोलम एंड अकिटोफेल लिखा, और जब जेम्स को 1688 में हटाया जाता है तो डिवाइन राइट वगैरह सब खत्म हो गए हैं, प्रोटेस्टेंट रूल है, पार्लियामेंटेरियन की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ वापस बढ़ा जा रहा है। ये छोटी सी बात, कंसेप्चुअली आप इसे समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वो है in the political landscape of 17th century, the Whig party was most famously characterized by its advocacy for। विग पार्टी किसको सपोर्ट कर रही थी? पीछे पढ़ के आए हैं, विग्स और टोरीज की चर्चा करी है अपन ने। तो विग पार्टी किसको सपोर्ट कर रही थी? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड डिफेंस ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। हमने पढ़ा था विग्स टोरी, विग पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, टोरीज है वो राजशाही को, डिवाइन राइट ऑफ किंग, राजा है, भगवान का रूप है, वो टोरीज सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज अपन ने देखी। द फैब्रिकेटेड कॉन्स्पिरेसी नोन एज द पॉपिश प्लॉट which alleged a Catholic plan to assassinate Charles II was spearheaded by which individual? 14 नंबर का सवाल है, पूछा यह गया है कि पॉपिश प्लॉट नाम की रेस्टोरेशन एज में एक प्लॉट बुना गया था जिसमें कहा गया कि चार्ल्स II को कैथोलिक है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये स्पीयर हेडेडली किसने इस प्लान को बनाया, किसने आगे पहुंचाया? ये प्लॉट को टाइटस ओट्स नाम से। John Dryden's famous satirical work Absalom and Achitophel serves as a direct literary commentary on the political turmoil surrounding which event? The Popish Plot and Exclusion Crisis। Popish Plot और Exclusion Crisis से जुड़ा हुआ एब्सोलम एंड अकिटोफेल है, पीछे अपन ने बात करी। अब ये Exclusion Crisis कोई नया नाम नहीं है, जो अपन ने बात करी है कि 1688 में जेम्स II है, वो खुद कैथोलिक थे, चार्ल्स के भाई थे। इनको हटाने के लिए कहीं ना कहीं मैरी और ऑरेंज विलियम को बुलाया गया था। इसकी तैयारी पॉपिश प्लॉट से ही शुरू हो गई थी कि जेम्स राजा ना बन जाएं। तो ये पार्लियामेंटेरियन है, ये पार्लियामेंट में बिल ले आए थे एक्सक्लूजन का कि जेम्स राजा नहीं बनना चाहिए, कहीं ना कहीं कैथोलिक तो मार देंगे वरना राजा को। ये खुद कैथोलिक तो अफवाह से ऐसा माहौल तैयार करवाया गया था। तो वही एक्सक्लूजन क्राइसिस है। इस पॉपिश प्लॉट को जो समझा गया वही सारी बात है। Which English monarch was eventually deposed because of his pre-Catholic policies and absolute tendencies provoked the Glorious Revolution? इसका नाम था जेम्स II। जेम्स II को मैरी के हस्बैंड, मैरी जेम्स की बेटी थी, इनके हस्बैंड थे विलियम, इनको बुलाया गया कि साहब आप संभालो, अब इंग्लैंड के ऊपर आप कब्जा करो, ये तो कैथोलिक हो रहे हैं जेम्स तो। और जेम्स डर के हैं, 88 में भाग जाते हैं फ्रांस। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन, या इसे ही कहते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस रेवोल्यूशन, इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, एक राजा को माहौल से प्लॉट बना के हटा दिया गया था। कैथोलिक एंटी कैथोलिक चीजें थी, कैथोलिक्स को सत्ता से बाहर कर दिया गया था, और इसे ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से 1688 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाइडली सेलिब्रेटेड फॉर बीइंग ए ब्लडलेस ट्रांसफर ऑफ पावर टू विलियम ऑफ ऑरेंज
एंड मैरी सेकंड टुक प्लेस इन 1688, जैसा मैं यहां बात कर रहा हूं। विलियम ऑफ ऑरेंज और इन सब ये स्कॉटिश किंग थे, इनको बुलाया गया था और इन्होंने सत्ता पे काबिज कर लिया था 1688। The significant influence of French culture and literary standard brought back from exile by Cavalier in most notably reflected which genre? अब ये कहते हैं कि फ्रेंच कल्चर को कौन सा जॉनरा रेस्टोरेशन एज के अंदर लेके आ रहा है। उसका जवाब है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसको थोड़ा देखते हैं। कॉमेडी देखिएगा, अब अपन कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे बात करते हैं। इसी कॉमेडी ऑफ मैनर्स को दो तीन नामों से जाना जाता है। एक तो कहा जाता है न्यू कॉमेडी, और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस थी फ्रांस में जो लिखा जा रहा था उस वक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉलियरे नाम से एक कॉमेडियन या एक प्ले राइट थे जो लिख रहे थे फ्रांस में, मॉलियरे नाम से। ट्रेजेडी में रैकीन और वो सब थे, यहाँ मॉलियरे थे। इनकी कॉमेडी से इन्फ्लुएंस ये कहीं ना कहीं आपको कॉमेडी ऑफ मैनर्स या न्यू कॉमेडी दिख रही है। इसका एक हिस्सा कॉमेडीज का सेक्शन आप पढ़ेंगे एम.एच. अब्राहम से, तो वहां आपको देखने को मिलेगा। सैटिरिकल कॉमेडी है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, फार्स है। ह्यूमर और कॉमेडी विट में क्या फर्क है, ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिल जाए। मैनर्स, किस बात के मैनर्स, किसके मैनर्स के ऊपर चर्चा है? तो मॉलियरे फ्रांस में किसके मैनर्स की चर्चा कर रहे थे? फ्रांस एक प्रॉस्पेरस स्टेट था, प्रॉस्पेरस नेशन था। जब प्रॉस्पेरिटी थी तो यहां अपर क्लास थी, अपर क्लास थी। अब अपर क्लास के मैनर्स की चर्चा कौन कर रहे थे? मॉलियरे कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं अब मैनर्स किसके? अपर क्लास के। तो इस अपर क्लास में कॉमेडी कैसे हुई फिर? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है बॉलीवुड वाइव्स नाम से। वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? लोगों के पास पैसा है, खूब पैसा है, काम करने को कुछ दूसरी चीज है नहीं, तो उन पे चर्चा किस चीज की हो रही है? अफेयर्स की। किसका किसके साथ अफेयर्स। दूसरा चर्चा है ब्यूटी की, खूबसूरती की। हर इंसान खूबसूरत बना रहना चाह रहा है। कुछ रैकिश कैरेक्टर हैं, कुछ फॉपिश कैरेक्टर्स हैं, फॉपिश डैंडी जिन्हें कहा जाता है। कैसे कैरेक्टर? रैक क्या होता है? क्या इसे कहते हैं? स्टॉक कैरेक्टर। स्टॉक कैरेक्टर, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। स्टॉक कैरेक्टर का रेफरेंस कौन सी कॉमेडी में आता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। स्टॉक कैरेक्टर क्या है? जिसे अपन बोलते हैं ना, किसी आदमी को स्टीरियोटाइप, जैसे बॉलीवुड में एक आदमी विलेन का ही कैरेक्टर हमेशा से करता जा रहा है, तो उसे स्टीरियोटाइप कर दिया गया है, उसे स्टॉक कैरेक्टर कहेंगे। तो इन कॉमेडीज में कैसा होता था? एक लवर, उसकी बिलविड है, सब अपर क्लास से, और तीसरा जो पक्ष होता था वो स्टॉक कैरेक्टर होता था, एक पैसे वाला इंसान तो इससे कहीं ना कहीं हटके इस बिलविड को पाना चाह रहा है। तो सारा प्लॉट उन कॉमेडीज में अपर क्लास पैसे वाले लोगों के पास यही तो चीजें थी। तो ये स्टॉक कैरेक्टर क्या थे? ये इसको हासिल करना चाह रहे थे। लवर है, वो भी पैसे वाला है, वो भी मैनिपुलेटिव है, वो भी चीजें इसको हासिल करने के लिए फालतू की प्लॉट बना रहा है, और इसका और इन दोनों का, लवर का और इस स्टॉक कैरेक्टर का, रैकिश कैरेक्टर का कंपटीशन है। अब ये लवर, स्टॉक कैरेक्टर और बिलविड कैसे होंगे? पॉपिश होंगे। पॉपिश मतलब या डैंडी, जिन्हें अपनी भाषा में कहें तो छैला टाइप के लोग। ये हमेशा तैयार सुंदर बने रहने, अपनी अपीयरेंस के बारे में पैसा खर्च करते हैं।
तैयार होने में हमेशा वक्त जाया कर रहे हैं, और इसी तैयार होने, इसी खूबसूरती से फ्लर्ट का जो मामला है वो यहां बहुत ज्यादा दिखेगा। यहां 50 साल का कैरेक्टर भी, चाहे वो मैन हो या विमेन हो, अपने आप को बूढ़ा नहीं समझ रहा है, वो अपने आप को जवान समझ रहा है और इस तरह के प्यार वाले और फ्लर्ट वाले हिस्सों में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस तरह की कॉमेडीज, इस तरह के मैनर्स के ऊपर चर्चा करने वाली कॉमेडी क्या थी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इस कॉमेडी के अंदर बहुत ज्यादा बॉडी ह्यूमर, जैसे पिछली बार भी अपन ने पढ़ा था, ऑब्स्टिनिटी आ गई, वल्गैरिटी जब आ गई, तो इसको एक वक्त तक लगभग 1697 के आसपास कुछ एक लोगों ने पैम्फलेट्स वगैरह जारी किए कि इसको बैन करो, ये फर्जी फिजूल की चीजें समाज को बेकार कर देंगी। तो कहीं ना कहीं थिएटर को बैन करने की जरूरत पड़ गई थी। जब एक विधा बैन होगी तो दूसरी आएगी। दूसरी कौन थी? दूसरी तो तैयार खड़ी थी समाज के आपसी टसल के अंदर। उस विधा ने तो जोर पकड़ा था, वो था सैटायर, व्यंग। समाज में विग टोरीज का टसल चल रहा था, व्यंग की दुनिया तो वैसे ही आ रही थी। तो लोगों को थिएटर जब बंद हो गए तो मौका किस चीज का मिला? 2-3 तरह की विधाएं अलग आएंगी। उसमें एक तो सैटायर पनपा, ये प्रोमिनेंट बन गया। सैटायर मौजूद तो था वहां, ये प्रोमिनेंट बन गया। दूसरा क्या बन गया इंपॉर्टेंट? पीरियोडिकल्स आने लग गई मिडिल क्लास के लिए। तीसरा क्या बन गया? इन्हीं पीरियोडिकल से धीरे धीरे नॉवेल राइटिंग है वो पैदा हो जाएगी। तो कॉमेडी जब जब खत्म हुई तो धीरे धीरे क्या, कॉमेडी खत्म मतलब ऐसा नहीं कि कॉमेडी पूरी तरह ही एकदम कोई कुछ आया ही नहीं उसके बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी अपन को दिख रही है इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ऑपोजिशन में, जो रो के इंसान को रिफॉर्म कर, हंस हंस के इतना हंसा जाए इस, और उस हंसी में कोई मैसेज भी दिया जाए। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स कोई मैसेज नहीं दे रही थी। सेंटिमेंटल कॉमेडी जो ऑपोजिशन में इसके आई थी वो मैसेज दे रही थी। वहां अभी इनकी चर्चा करने की जरूरत है हमें है नहीं, हमें सिर्फ कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ना था। और इसने थिएटर बंद करवा दिए थे। इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स बंद करवाए तो सैटायर है, पीरियोडिकल है, नॉवेल है, अलग अलग और विधाएं इसी नियो क्लासिकल में आ गई। तो नियो क्लासिकल से आपको 1-2 सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। कैसे? जैसे एक सवाल तो आपसे ये आ सकता है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो कौन सी एज में पॉपुलर हो रही? तो आपसे नियो क्लासिकल भी आपको दे दें ऑप्शन में, आपको रेस्टोरेशन भी दे दें ऑप्शन में, एक ही बात है। तो एक सवाल कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे आ गया। एक सवाल आपसे यह भी आ जा सकता है कि सैटायर कौन से वक्त में पॉपुलर हुआ सबसे ज्यादा? यह भी नियो क्लासिकल और रेस्टोरेशन में आएगा। एक सवाल यह आ सकता है पीरियोडिकल्स कौन सी एज में पॉपुलर हुए? यह भी नियो क्लासिकल में पॉपुलर हो रहे हैं। एक सवाल नॉवेल राइटिंग कब एग्जिस्टेंस में आई? ये भी नियो क्लासिकल में हो रहे हैं। इनकी वजह अपन ने तलाश कर ही ली है। ये जब समाज में फहश बढ़ाने लगी, वल्गैरिटी बढ़ाने लगी, तो सैटायर तो पहले मौजूद था ही। समाज की आपस की टसल में विग्स, टोरीज, उनको सबको रिफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सैटायर का पर्पस क्या होता है? लोगों को सुधारना, तमीज सिखाना, रिफॉर्म करना, हंसी से, व्यंग्य से। ये तो मौजूद था ही पहले। फिर सैटायर के साथ साथ कॉमेडी, जब मैनर्स वगैरह की चीजों पे बैन लगा तो धीरे धीरे पीरियोडिकल आई। मिडिल क्लास बढ़ रही थी, वो कॉफी हाउसेस में कुछ पढ़ना चाह रही थी, तो वहां पीरियोडिकल्स हैं। इन्हीं पीरियोडिकल से नॉवेल बन गई। ये एक चीज हमने समझी है इस सवाल में। आगे देखते हैं। तो यहां क्वेश्चन 18 है, ये अपन ने कंप्लीट किया है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 का है अब, क्वेश्चन नंबर 19 उसे देखते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज ए ड्रामेटिक जॉनर दैट प्राइमरीली सीक्स टू सैटिराइज एंड पोर्ट्रे। कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो एक इस तरह का जॉनरा है, वो सैटिराइज करता है और पोर्ट्रे करता है किस चीज को? द बिहेवियर्स, इंट्रीग्स एंड सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ फैशनेबल अपर क्लास सोसाइटी। जो पैसे वाला उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी जिंदगी पे चीजों को ये क्या कर रहा है? उन्हें सटायर कर रहा है, उन पे व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहा है कि इनका बिहेवियर कैसा है। यही पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच प्रोमिनेंट फ्रेंच प्लेराइट सर्व्ड एज ए मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश रेस्टोरेशन कॉमेडी या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स? किसने किया? मॉलियरे नाम से एक इंसान, रेकिन और कॉर्नेले नाम से इंसान थे, ये ट्रेजेडी के अंदर थे।
मॉलियर आएगा यहां, वोल्टेयर तो आगे जाके लिख रहे हैं कैंडिडा, वोल्टेयर तो यहां है ही नहीं ये चीज। द गाइडिंग फिलोसॉफिकल एस्थेटिक mantra of the neoclassical writers which urged a return to classical clarity and order was, जो नियोक्लासिकल राइटर थे वो एक मंत्र पे काम कर रहे थे जो क्लासिकल की तरफ उन्हें लेके जा रहा था। वो मंत्र क्या था? तो देखिए 3 चीजें नियोक्लासिकल पढ़ते वक्त आएंगी, वो पहले भी अपन हल्का सा समझ चुके हैं। उन 3 चीजों का क्या नाम है? एक तो है नेचर, नेचर। एक अपने पास है रीजन, एक अपने पास है विट। ये चीजें बार बार आपको न्यू क्लासिकल पढ़ते वक्त आएंगी। नेचर तो आपको रोमांटिक एज में भी दिखेगा, नेचर आपको विक्टोरियन में भी दिखेगा। यहां नेचर से मतलब क्या है पहले समझने वाली बात ये, नेचर से यहां ये मतलब नहीं है जो आप चीजें बाहर फूल पत्ती सब देख रहे हैं वो नहीं है। नेचर का मतलब है यहां अनुकरण, अनुकरण जिसे हिंदी में कहें। और अनुकरण किसका? ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है? यूनिवर्सल ऑर्डर। और यूनिवर्सल ऑर्डर में अपन ने क्या पढ़ा था? ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। सबसे पहले खुदा है, खुदा के बाद एंजल्स हैं, एंजल्स के बाद इंसान है, इंसान के बाद मिनरल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एक सीक्वेंस चेन चलती है। तो कहता है इस चेन को नहीं तोड़ना है। जैसे एग्जांपल, एक कोई किंग था पुराने वक्त में और एक राजा है आज के वक्त में। ये प्रेजेंट टाइम में है, ये पास्ट में था। तो ये नियो क्लासिकल वाले मानते थे नेचर का मतलब है राजा जो पहले हुआ करते थे वही राजा, वही तरीका, वही तौर तरीके, वही एटीट्यूड, वही एस्थेटिक आज के राजा को भी अपनानी। एक पोएट था पुराने वक्त में और एक पोएट है आज के वक्त में। यही एटीट्यूड, यही तरीका पुराने पोएट का पुराने आज के पोएट को अपनाना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो कभी बदलता नहीं है, ये लोग ये मानते थे। तो और पुराने वक्त के लोगों में साहित्य जब क्लासिकल टाइम में बढ़ा था वो इसलिए बढ़ा था, वहां एक तर्क था, रीजन था। ऐसे ही बहुत भावुक होकर चीजें नहीं फेंक दी जाती थी। तो उसी तरीके को फॉलो करना है क्योंकि दुनिया में एक ऑर्डर हुआ करता है। इंसान तीसरे नंबर पे है तो उसे तीसरे पे ही रखना है, ये मानते थे। हम रेनेसो में देख के आ चुके हैं पहले क्या हुआ था। वहां इमोशन और नए नए इन्वेंशन और सारी चीजें हो रही हैं। उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड को किस जगह लाके खड़ा किया? पार्लियामेंटेरियन और कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में, विग और टोरीज के बीच में टसल पैदा कर दी। एक वक्त पे राजा आ रहा है, एक बार पार्लियामेंट आ रही है, राजा आ रहा है, पार्लियामेंट आ रही है। तो इंग्लैंड तो किसी डिलेमा में फंसा हुआ है। उस दुविधा से बाहर निकालने के लिए लोगों को यूनिवर्सल जो अपील है, हमारा ह्यूमन नेचर है, उसे ही फॉलो करना पड़ेगा, उसी का अनुकरण करो, वही ह्यूमन नेचर। दूसरा शब्द आता है रीजन। रीजन क्या? साहित्य के हिसाब से देखें रीजन तो क्या है, तो इसे कह सकते हैं डेकोरम। ये शब्द भी आपको न्यू क्लासिकल में बहुत दिखेगा। डेकोरम कैसे? इसी ह्यूमन नेचर की बात साहित्य करेगा। कैसे करेगा साहित्य? रीजन से, तर्क से करेगा। तर्क कैसा होगा? एक्सेसिव इमेजिनेशन और इमोशंस नहीं। लिटरेचर कैसे, इसी ह्यूमन नेचर की बात करने वाली लिटरेचर कैसे लिखी जाएगी? एक तार्किक चीजों से। तर्क कैसा होगा? फिजूल की बातें नहीं आएंगी। तो पुराने लोग हमें मीटर दे के गए हैं, पहर दे के गए हैं, रदीफ दे के गए हैं, तुक दे के गए हैं, तुकबंदी दे के गए हैं। उसी राइम में चीजें लिखनी है जिससे अपन इधर उधर थोड़ा बहुत भी बाहर ना निकल सके। ये सवाल भी राइमिंग कपलेट का, हेरोइक कपलेट का आएगा, तब अपन समझेंगे। तो रीजन एक्सेसिव इमोशनैलिटी है, उससे बाहर होना है। इस ह्यूमन नेचर, इस इंसानी फितरत की हमें बात करनी है। तो एक बात यह आ गई रीजन के बारे में। और इन्हीं दो से मिलके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है विट। विट क्या है? विट का अपन सीधा सा कई बार मतलब निकालते हैं मजाक। विट मजाक नहीं। मजाक आप कह सकते हैं ह्यूमर हो, हंसी ह्यूमर हो सकती है। मजाक, मजा, वो कॉमेडी हो सकती है जिसका काम सिर्फ लोगों को हंसाना है।
ये तो ऐसा स्टेटमेंट होता था तो लॉजिकल होता था, जिसमें हंसी भी थी, लॉजिक के साथ थी। ऐसा नहीं कि जैसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो एक तो आप उसे गालियां दे के कहें कि ये नकारा है या कुछ भी ऐसे, या जैसे ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है कि तुमसे ना हो पाएगा। अब ये तुमसे ना हो पाएगा ये बड़ा सिस्टमेटिक कहा गया, ये हंसी भी पैदा करता है, कोई फालतू की बात भी नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा कहना ही विट है। अगले ने दिमाग भी लगाया है, चीजें को नई तरीके से पेश भी किया है और उसमें मजा हंसी भी आई है और अगले को सुधार करने की गुंजाइश भी नजर आ रही है। तो ये विट थी। देखिए कितना सिस्टम से चीज है। ह्यूमन नेचर को, एक लड़के को ये कहा गया तुमसे नहीं हो पाएगा, तो कहने वाला इंसान ह्यूमन नेचर के बारे में टिप्पणी कर रहा है। उसने रैशनल व्यवस्था, स्टेटमेंट कैसा है उसका, इमोशनल नहीं है। 10-15 सेंटेंस यूज नहीं किए कि तुम नकारा हो, तुम वहां नहीं गए, ये नहीं किया, ये नहीं किया, पढ़ नहीं रहे, कुछ बकवास नहीं, एक्सेसिव चीजें नहीं, इमोशनल इमेजिनेटिव चीजें नहीं, एक बात में कही, एक बात में कही तो उसमें मजा भी आया, मगर वो रीजन से बनी थी, ये चीज सिस्टमेटिक थी ये चीज। तो विट एक छोटा सा रिमार्क जिसने क्या कर दिया, छोटा सा स्टेटमेंट जिसने हंसी भी पैदा करी, रिफॉर्म की गुंजाइश भी दिखाई और कहीं ना कहीं उस बात में मजा भी आया। तो ये तीनों चीजें न्यू क्लासिकल में दिखी। इसी नेचर का मतलब जब रोमांटिक पढ़ेंगे अलग हो जाएगा। ये नेचर बात करेगा, नेचुरल सिनेरियो की भी बात करेगा, फूल पत्ती इनकी भी बात करेगा, साथ में इंडिविजुअलिटी की भी बात करेगा, कॉमन मैन की भी बात करेगा। यहां नेचर ह्यूमन नेचर है, जो सिस्टमेटिक चीजें दुनिया में चली आ रही हैं पुराने वक्त से, वही है, बदलाव वाला नहीं है। रोमांटिक में बदल जाएगा, जब रोमांटिक एज आएगी तब अपन इस नेचर की रोमांटिक हिसाब से बात करेंगे। विक्टोरियन के क्वेश्चन आएंगे तो विक्टोरियन एज के अकॉर्डिंग इस बात करेंगे। आगे सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द गाइडिंग फिलोसॉफिकल एस्थेटिक मंत्रा ऑफ द नियोक्लासिकल राइटर्स which urged a return to classical clarity, follow nature and reason. Option C is our answer. ये अपन अभी पढ़ के आए हैं। Which of the following attributes is distinctly inconsistent with the typical literary values and characteristics of Restoration age? यहां क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ये चार जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो न्यू क्लासिकल के साथ कौन सा नहीं बैठ रहा है। पहला है रैशनलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल लॉजिक। रैशनलिज्म और इंटेलेक्चुअलिटी की तो यहां बात थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है यूज ऑफ शार्प सैटायर, सैटायर व्यंग्य भी था यहां। तीसरा है रिजिड एम्फेसिस ऑन क्लासिकल रूल्स एंड सोशल डेकोरम, बिल्कुल क्लासिकल रूल्स और डेकोरम रीजन सबकी बातें थी। चौथा है द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंस अनबिडल्ड पर्सनल इमोशन, पर्सनल इमोशन की कोई चर्चा नहीं थी। रेस्टोरेशन जो या न्यू क्लासिकल जो पोइट्री लिटरेचर था वो ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव नहीं था। सब्जेक्टिव लिटरेचर रोमांटिक में आए, ऑब्जेक्टिव मतलब सबकी एक साथ बात की, ह्यूमन नेचर सबका एक जैसा है, एक जैसी बात उस पे है। रोमांटिक कहेंगे ह्यूमन नेचर अलग अलग है, एक जैसा नहीं। तो ये सब चीजें क्वेश्चन नंबर 22 में दिख रही। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है, satire became the preeminent literary modes of the neoclassical age largely because the period society was perceived as being, कहते हैं सैटायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया नियो क्लासिकल एज में, उसका कारण क्या रहा। तो ये इसने आंसर पूछा है। सैटायर के बारे में देखते हैं थोड़ा। देखिए खास चीज अपन जब नियो क्लासिकल में पढ़ते हैं तो वो क्या आती है, जैसे मैंने कहा कॉमेडी ऑफ मैनर, सैटायर, इन सब की चर्चा होती है। इस सैटायर को थोड़ा सा समझते हैं। पहली चीज तो सैटायर है क्या। देखिए व्यंग्य और कॉमेडी में फर्क होता है। कॉमेडी क्या करेगी, जैसे कपिल शर्मा शो देखते हैं आप, वहां व्यंग्य नहीं मिलेगा आपको, वहां आपको हंसी मजाक की चीजें, पहले लाफ्टर तक चीजें पहुंचाने, आपको पेट दुखाने वाली हंसी जरूर आ जाए, वो भी नॉनसेंस की बातों पे। वो कमेंट किस पे करते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ठिंगना है, ये पतला है, मोटा है, बॉडी शेमिंग वाली चीजें हैं। तो ये एक तरह से फिजूल की बात, इसका समाज को रिफॉर्म करने में कोई योगदान नहीं। कॉमेडी का हंसी की चीज, हंसी मजाक हुआ खत्म। सैटायर का पर्पस क्या है, सैटायर कोशिश ये करता है कि सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए कहीं ना कहीं,
तो जब समाज को रिफॉर्म किया करना है तब सैटायर की बात आती है। अब हमने पीछे पढ़ा था सैटायर क्यों। पहला तो वो समाज ही ऐसा था, उस समाज में क्या हो रहा था। पहली चीज असल देखी थी अपन ने। असल किसकी? विग टोरीज की देखी थी, आपस में लड़ रहे हैं, समाज में दिलमा है, कहीं ना कहीं द्वंद है। उस द्वंद से बाहर निकलने के लोग समाज को रिफॉर्म करने के लिए व्यंग्य लिख रहे हैं। दूसरी चीज अपर क्लास का समाज है, अपर क्लास सोसाइटी, ये किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, फालतू की नॉनसेंस बातें करते जा रहे हैं, तो इनको सुधारने के लिए भी व्यंग्य करना जरूरी था। तीसरी बात क्लासिकल की। क्लासिकल टाइम में हॉरेस, जोविनल, ओविड वगैरह ये जो लोग थे ये सैटायर की अहमियत रखते थे। उस समाज में भी ऑगस्टन एज में, क्लासिकल टाइम में पैसा समाज में था, वो ये लोग भी रिफॉर्म करना चाह रहे थे। तो न्यू क्लासिकल तो एक स्यूडो क्लासिक ही तो है। हर वक्त क्लासिकल जो क्लासिक्स में हो चुका है उसे नए तरीके से, क्लासिकल तरीके से ही पेश करना, उन्हीं शर्तों पे, उन जो पुराने लोगों ने लिखा है वैसा ही, तो उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो सैटायर वो लिख रहे थे तो उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं, तो सैटायर यहां भी आ रहा है। अब ये सैटायर होता कितने तरीके? देखिए पहला हिस्सा है सैटायर का, पहला जो मतलब इसे दो तीन इसकी कैटेगरीज में बांटा जाता है व्यंग्य को। पहला कहा जाता है फॉर्मल सैटायर। फॉर्मल सैटायर, इसे डायरेक्ट सैटायर भी कहते हैं, डायरेक्ट सैटायर भी कहते हैं। इस फॉर्मल में दो हिस्से हैं, एक तो है होरेशियन सैटायर और दूसरा है जुवेनेलियन सैटायर। फॉर्मल सैटायर, डायरेक्ट सैटायर। फॉर्मल का मतलब यहां जो लिखने वाला है वो सीधा सीधा ऑडियंस से बात करेगा हाथों हाथ। और होरेशियन इसका, इसी फॉर्मल सैटायर का एक हिस्सा है होरेशियन। होरेशियन में क्या होता है, जैसे होरेशियन सैटायर का एक एग्जांपल है रेप ऑफ लॉक। अलेक्जेंडर पोप का एक मॉक एपिक है रेप ऑफ लॉक। ये मॉक एपिक भी है, रेप ऑफ लॉक को अपन देखते हैं। यहां हंसी मजाक में ही चीजें चलती रहेंगी। कहने वाला जो सेटरिस्ट है, जो लिखने वाला है, वो गंभीर नहीं है, ऑडियंस से डायरेक्ट बात कर रहा है, गंभीर नहीं है, वो मजाक मजाक में चीजें बता रहा है। उससे, उस मजाक से लगता है कि यार समाज को सुधरना भी चाहिए। जैसे रेप ऑफ लॉक में क्लेरिसा का एक स्टेटमेंट आता है कि खूबसूरत होना ही सब कुछ नहीं है, इंसान की अंदरूनी खूबसूरती भी जरूरी है। तो बेलिंडा पे कमेंट भी कर दिया इस एपिक की, मॉक एपिक की जो हीरोइन है उसके ऊपर भी, और समाज को सुधारने की बात भी कर दी हंसी मजाक में। जुवेनेलियन सैटायर क्या होता है, ये बड़ा गंभीर होता है, इसमें मार काटने की हद तक लोगों को सुधारने की गुंजाइश की उम्मीद करी जाती है। जैसे जोनाथन स्विफ्ट का एक सैटायर है जिसे कहा जाता है मॉडेस्ट प्रपोजल। ये मॉडेस्ट प्रपोजल में स्विफ्ट क्या अपील कर रहे हैं आयरिश लोगों से कि भाई बच्चे हैं, फेमीन है, पुअर्टी है, तो आप ये काम करो, गरीबी में जीवन गुजर रहा है तो अपर क्लास वाले लोगों को गरीब लोगों के बच्चे सौंप दो, उनके खाने का टेस्ट भी बदल जाएगा, उनके बच्चे वो खा लिया करेंगे, इन बच्चों को संभालने के लिए तो कोई है ही नहीं। तो ये किस तरह का सैटायर, बड़ा हार्श है, ये गंभीर है। इस तरह के दो सैटायर आपको फॉर्मल सैटायर में दिखते हैं। इसी सैटायर का दूसरा हिस्सा जिसे कहता है इनफॉर्मल सैटायर। इनफॉर्मल सैटायर में एक बात आती है, उसे कहा जाता है इनफॉर्मल सैटायर में डायरेक्टली एड्रेस नहीं करेगा पोएट या सैटिरिस्ट है, वो एक पूरा कहानी चलेगी, कहानी अपने आप ही बताती चली जाएगी, पोएट का या सैटिरिस्ट का एग्जिस्टेंस वहां नहीं है। इनफॉर्मल में जैसे मेनेपियन सैटायर है। मेनेपियन सैटायर क्या करते हैं, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल है, जोनाथन स्विफ्ट की नॉवल है। गुलिवर्स ट्रेवल में, गुलिवर नाम से जजंतरम ममंतरम जो मूवी देखी है आपने, इंडियन मूवी है बॉलीवुड की, वो इसी गुलिवर्स ट्रेवल्स पे बनी हुई। उसमें गुलिवर एक आदमकद आदमी ट्रेवल करता है बाहर की दुनिया में, नए नए लोगों से मिलता है और उन नए नए लोगों की हैबिट से देख के सैटायर कर रहा है इंग्लैंड के लोगों को, समाज को। तो
पूरी एक व्यवस्था, पूरी एक फिलॉसफी, जैसे इंग्लैंड का एटीट्यूड नियो क्लासिकल एज में कैसा था, साइंटिफिक था। तो वो होयो हेनिमन्स नाम से एक इंसान की प्रजाति से मिलता है, वो बहुत रैशनल और साइंटिफिक है। उस साइंटिफिक समाज को क्रिटिसाइज कर रहा है गुलिवर, कि इमोशंस तो इनके पास है ही नहीं कहीं ना कहीं। तो स्विफ्ट उस चीज को सटायर कर रहा है, इनफॉर्मल सटायर है एक तरीके से। तो ये सटायर के अलग अलग नाम हैं, इसमें ही फिर मॉक, हेरोइक, पोएम और आगे अलग अलग चीजें आती हैं। वो कोई मॉक हेरोइक का क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे, अभी सटायर का क्वेश्चन आया तो वो अपन ने देखा है। आगे देखते हैं सटायर क्यों प्रोमिनेंट हुआ, क्योंकि हाईली आर्टिफिशियल, हिपोक्रेटिक और एक्सेसिवली प्लेजर सीकिंग समाज था वो, और उस समाज में दुनिया को सुधारने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी। तो सटायर विधा है, उस टसल से दुनिया को बाहर निकालने के लिए सटायर प्रोमिनेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन क्राफ्टिंग देयर satirical works, neoclassical authors looked back to the techniques and style of which two Roman poets? कौन सटायर को लिखते वक्त नियोक्लासिकल जो पोएट वगैरह थे उन्होंने किन लोगों को कॉपी किया? तो हमने जो होरेस और जुवेनिल हैं इनको कॉपी किया, ये देखते आ रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं कॉपी करता नजर आ रहा। पीछे जो पढ़ा है इसके बारे में, the most prevalent and dominant poetic structure utilized by the writers during the neoclassical age was heroic couplet। ये एक सवाल है कि इन लोगों ने कौन सी विधा का यूज किया लिखते वक्त, हेरोइक कपलेट। ये हेरोइक कपलेट क्या, हेरोइक कपलेट हेरोइक का मतलब एपिक से है, महाकाव्य से है। क्यों है हेरोइक का यहां रेफरेंस? सीधा सीधा देखें, हीरो से जुड़ा हुआ, हीरो वर्शिप। तो क्लासिकल टाइम में, क्योंकि न्यू क्लासिकल कॉपी क्लासिक्स की कर रहे थे, क्लासिकल टाइम में होता क्या था, जब कोई या फिर आप अपने महाभारत रामायण इनसे भी देख सकते हैं, श्लोक में इन चीजों में चीजें लिखी हुई, वो श्लोक ही कपलेट वाला वही बात है। पुराने वक्त में एक हीरो की, एपिक में, महाकाव्य में क्या बताते थे, एक हीरो होता था, उसकी जर्नी होती, वो लड़ाई लड़ता था, अपने सिविलाइजेशन को बचाने की कोशिश करता था, और उसे गॉड और गॉडेस उसका बचाव करते थे। ऐसी दुनिया हुआ करती थी। तो उस दुनिया को, उस हेरोइक दुनिया को बताने के लिए कपलेट फॉर्म चला करती थी, 2 लाइन में चीजें दोहे के रूप में। क्योंकि ये चीज क्या दिखाती थी, दोहा, कोई धीर गंभीर आदमी है, हीरो टाइप का है, उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो अपन उसको लंबा खींच के करेंगे तो उबाऊ लगेगा। 2 लाइन के दोहे में, 2 लाइन के शेर में, या 2 लाइन के श्लोक में उसकी पर्सनैलिटी को पिन पॉइंट कर दिया जाएगा चुने हुए शब्दों से। और इससे क्या होगा, वो रैशनल ऑर्डर भी दिखेगा, फालतू की एक्सेसिव इमेजिनेशन नहीं दिखेगी, तो ऑडियंस को अपील करेगी चीज। ये हेरोइक कपलेट इन्हीं नियोक्लासिकल वालों ने भी वहां से लिया और लिखना शुरू किया इस चीज। अब इसकी खास बात क्या होती है, जैसे अपन पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द इंग्लिश पोइट्री वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई, ये कपलेट भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, देखिए पेंटामीटर का मतलब है 5, इसमें 5 होते हैं, वो फुट होते हैं या फीट होते हैं। 5 फीट है, 5 फीट, हर फीट के अंदर 2 सिलेबल होते हैं, 1 2, तो टोटल 10 सिलेबल हो गए। और 10 सिलेबल में अनस्ट्रेस से स्ट्रेस, अनस्ट्रेस फिर ये स्ट्रेस, अनस्ट्रेस फिर ये स्ट्रेस। तो यहां क्या चलती है चीजें, अनस्ट्रेस स्ट्रेस वाले मामले में अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो ये पोइट्री जो टोन बनेगी वो क्या बनेगी, डा डम, डा डम। मतलब जो लय बनेगी कविता की वो क्या बनेगी, डा डम डा डम डा डम, ऐसे पढ़ी जाएगी कविता। तो लय से पढ़ा जाता है इस चीज को। और ये आयम्बिक पे, आयम्बिक का मतलब है अनस्ट्रेस से स्ट्रेस की तरफ बढ़ते हुए, ऐसे कविता बढ़ती जाएगी आगे। 5 फीट है, यानी कि हर फीट में 1 फुट होता है, तो उसमें 2 सिलेबल हुआ करते हैं। सिलेबल मतलब वाल साउंड, और वो वाल साउंड एक तो अनस्ट्रेस है, एक स्ट्रेस है, ये आयम्बिक में चलता है। दूसरी अलग अलग विधाएं, कई में
दोनों ही स्ट्रेस होते हैं, कहीं में पहले स्ट्रेस आता है फिर अनस्ट्रेस आता है। अगर आयम्बिक पेंटामीटर में पहले अनस्ट्रेस है फिर स्ट्रेस है, पहले अनस्ट्रेस है फिर स्ट्रेस। ये सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे ज्यादा यूज किया गया मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर अंग्रेजी में। खास बात इसकी ये है, रीजन ये है इसका, अंग्रेजी भाषा है उसकी खुद की लय ऐसी है, वो पहले किसी स्वर है उस पे वजन है वो कम जाता है, अगले स्वर पे वजन ज्यादा, उससे अगले पे कम, अगले पे ज्यादा। तो ये नेचुरल फ्लो ही ब्रिटिशर्स का ऐसा है, इसलिए आयम्बिक पेंटामीटर को यूज किया जाता है। ये स्ट्रेस का मतलब होता है किसी साउंड को अपन पढ़ते हैं उस पर वजन कितना जा रहा है। जैसे अपन बोलते हैं कोई भी चीज अपन बोले कॉलेज, ये पढ़ते हैं तो कॉलेज के अंदर स्ट्रेस अनस्ट्रेस कॉलेज, तो इसके अंदर अपन लय वाले ध्वनि पे अगर अपन स्ट्रेस दें तो ये स्ट्रेस साउंड, नीचे वाला अनस्ट्रेस साउंड। तो वजन किस चीज पे कितना दिया जा रहा है उसके ऊपर, उस एक वाल है वो वजन ले रहा है एक नहीं ले रहा है, उसी के ऊपर ये आयम्बिक है, पहला वजन नहीं लेगा, दूसरा जो सिलेबल है वो वजन लेगा। तो 5 फीट है उसमें 10 सिलेबल है, एक वजन नहीं है एक वजन है, एक वजन नहीं है एक वजन है। ऐसे लय चलती है इस हेरोइक कपलेट, डा डम वाली तरीके से। इस चीज को अपन ने समझा अभी। ये हेरोइक कपलेट राइम्ड पेयर्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर जैसे इन्होंने आगे लिखा है। तो मैं जो अपन सॉल्व कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उस दिन ये वीडियो देखने के बाद इन सवालों को आप भी सॉल्व करें जिससे आपकी समझ पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर हिज फाउंडेशनल वर्क इन एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेरी जजमेंट इन इंग्लैंड, जॉन ड्राइडन इज ट्रेडिशनली हेल्ड एज। जॉन ड्राइडन को इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अच्छा काम करने की वजह से क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये सवाल बहुत जरूरी है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जिसे कहा जाता है, क्रिटिसिज्म जिसे कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है किसको? ड्राइडन को। और ये बात ड्राइडन के लिए किसने कही थी? सैमुअल जॉनसन ने कही थी। अब क्यों कही थी, इसका रीजन क्या है? देखिए, इससे पहले भी क्रिटिसिज्म है इंग्लैंड में, सिडनी वगैरह के एसेज अपन पढ़ते हैं, तो सिडनी और ये सब क्या बात करते हैं? अच्छी कविता क्या है ये तो बात कर ली उन्होंने, वो क्यों है और क्या होनी चाहिए इस पे बात नहीं है। वो पुराने वालों का कॉपी पेस्ट ही चला आ रहा है, उन्होंने कभी बताने की कोशिश ही नहीं करी कि अच्छी कविता क्या है। और अच्छी कविता ये तो बताया, अच्छी कविता ये वाली ऐसी ऐसी चीजें अच्छी कविता होती हैं, क्यों है, कारण क्या है और उसे और बाकी क्या होना चाहिए इस पे बात नहीं करी। ड्राइडन पहले शख्स है। ड्राइडन क्या बात करते हैं? पहले तो ये बताया कि पोइट्री अच्छी क्या चीज होती है, उस पे बात। फिर ये कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म की तरफ आ रहे हैं। ये कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म आपको आगे भी तक देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत ड्राइडन ने करी। कंपेयर किससे करेंगे? जैसे इनका ऐसे है ड्राइडन का खुद का, उसमें बात ही ये कर रहे हैं फ्रेंच टेस्ट है वो कैसा है, ब्रिटिश टेस्ट कैसा है, क्लासिकल टेस्ट कैसा था, कंटेम्पररी टेस्ट कैसा है। तो ये चीजों को कंपेयर करके क्रिटिसिज्म, आलोचना जो है, साहित्यिक आलोचना है, वो कंपेयर करके बात कर रहे हैं। दूसरी, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म भी यहां से देखने को मिलती। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म भी ड्राइडन के यहां से ही शुरू हो रही है। ड्राइडन ही पहले इंसान है जो ये बात करेंगे कि हर इसके बाद जॉनसन ने भी इस हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म पे बात करी, मगर ड्राइडन ने शुरुआत करी। ड्राइडन ही पहले इंसान है जो कहते हैं हर एज अपने आप में अलग होती है। ह्यूमन नेचर तो एक ही होता है, सबके इमोशन भाव सब एक जैसे ही है, मगर एज में सोशल पॉलिटिकल टेंडेंसीज बदलती है, तो एज भी बदलती जाती है कहीं ना कहीं। तो साहित्य है वो वक्त के साथ, समाज के साथ बदलता है। ये सबसे पहले ड्राइडन ही बात कर रहे हैं। फिर ये आपस में कंपेयर भी कर रहे हैं। कुछ चीजें फ्रांस में अच्छी हैं, उनको भी कह रहे हैं अच्छी हैं। कुछ चीजें इंग्लैंड में अच्छी हैं, उनको भी कह रहे हैं अच्छी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुराने वक्त में 3 यूनिटीज वगैरह का चलन, या शेक्सपियर का जो कॉमेडी और ट्रेजेडी है उनके बारे में लोगों ने बड़े नेगेटिव बात करी। ड्राइडन बड़ा बैलेंस बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर, सुखी सुख दुख सब चीजें साथ में ही है, तो दोनों को चीजों को अपन साथ में रख के देख सकते हैं। जॉनसन भी ऐसी बात करेंगे बाद में। तो ड्राइडन क्या है कि चीजों को एक बड़े एनालिटिकल फ्रेमवर्क में, बड़े
कंपेरेटिव चीजों तरीकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा गया है। यही ऐसा इंसान थे ड्राइडन ही जिन्होंने चौसर के बारे में कहा था उनके कैंटरबरी टेल्स के लिए कि ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। चौसर को कहा था। किसने कहा था? ड्राइडन ने ही कहा था। इन्होंने ही कैंटरबरी टेल्स की लैंग्वेज को देख के उसे छोड़ दिया गया था। ये फालतू बकवास, पता नहीं कुछ पुराना ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ कचरा है। ड्राइडन ने इसे पढ़ा था तरीके से, और ड्राइडन ने चौसर पे कमेंट किया था कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो चौसर है। तो इस इंसान ने बहुत ब्रॉड तरीके से काम किया था, और एक एज का नाम इस पे, रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन इसीलिए बोला जाता है। तो ये सवाल ड्राइडन के ऊपर था, इसे क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म। Published in 1681, Dryden's Absalom and Achitophel is categorized as which type of literary work? Absalom and Achitophel अपन पीछे पढ़ के आए थे, एक पॉलिटिकल एलिगरी रिटन इन वर्स। वर्स में यानी कविता रूप में एक पॉलिटिकल एलिगरी है। एलिगरी क्या होती है? कि जो किसी चीज को दूसरे के ऊपर थोप के उस हिसाब से दिखाना। एलिगोरिकल वर्क, बात तो अपन कोई चीज की डायरेक्ट कर रहे हैं मगर उसे दूसरे कैरेक्टर से दिखाना। एब्सोलम और एकिटोफेल के तरीके से दिखा दिया। इसमें एब्सोलम किंग है, खुद है, और एकिटोफेल शाफ्ट्सबरी है, तो नाम दूसरे यूज कर दिए, एलिगोरिकल वर्क के हिसाब से दिखा दिया। ये बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनको दिखा दिया कंटेम्प्रेरी यूज में। पुराने बाइबल में एब्सोलम और एकिटोफेल, किंग डेविड एब्सोलम है, एकिटोफेल को दिखाया। वो अपने समाज में चार्ल्स और लोग शाफ्टसबरी के तरीके से एकिटोफेल से दिखा दिए। तो कोई चीज को बताने के लिए दूसरे कैरेक्टर को यूज कर लिया गया। तो आंसर पॉलिटिकल एलिगरी रिटन इन वर्स, एब्सोलम और एकिटोफेल पे पीछे अपन बात करके आ चुके। क्वेश्चन नंबर 28 है, Dryden's biting satirical poem Mac Flecknoe was specifically directed at mocking which rival playwright and poet? ड्राइडन ने एक वर्क लिखा था मैक फ्लेक्नॉय, मॉक हेरोइक पोएम थी, मैक फ्लेक मॉकरी थी। तो किसको सैटिराइज किया था? थॉमस शेडवेल को किया था। मैक फ्लेक्नॉय क्या था इसको देखते हैं थोड़ा। मैक फ्लेक्नॉय, अब देखिए समझने वाली बात है। इस मैक का मतलब, जैसे मैक से अपन बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, मैकडोनाल्ड पढ़ते हैं, मैक फ्लेक्नोय देख रहे हैं, तो मैक का मतलब होता है, ये एक प्रेफिक्स है जो आयरिश और उस लैंग्वेज से लिया गया है। आयरिश और जो सेल्टिक जबानें हैं उनसे लिया गया है। इसका बोला जाता है सन ऑफ, इसको कहते हैं सन ऑफ फ्लेक्नो। तो सन ऑफ फ्लेक्नो किसे बताया गया है पोएम में? थॉमस शेडवेल को। अब एक बात आती है, यहां आयरिश ये यूज क्यों किया गया मैक फ्लेक्नो? सीधा सीधा ड्राइडन ये भी लिख सकते थे कि कहीं ना कहीं सन ऑफ फ्लेक्नो के ऊपर बात हो रही। मैक यहां आयरलैंड को डेरोगेटरी तरीके से दिखाने के लिए यूज किया। ये फ्लेक्नो नाम से जो इंसान था उसका नाम था रिचर्ड फ्लेक्नो। रिचर्ड फ्लेक्नो, रिचर्ड फ्लेक्नो एक प्रीस्ट थे, पोएट भी थे, ये आयरलैंड के थे। और आयरिश लोगों को उस वक्त क्या समझा जाता था? दे वर कंपेयर टू बुल, बेवकूफ समझा जाता था आयरिश लोगों। तो इस रिचर्ड फ्लेक्नो, इस प्रीस्ट को भी कविताओं की दुनिया में बेवकूफ समझा जाता था, और इसे कोई बहुत कायदे का कवि या पोएट नहीं माना जाता था। इसको बहुत से लोग पहले भी क्रिटिसाइज कर चुके थे, रिचर्ड फ्लेक्नो को। तो यहां मैक का रेफरेंस इसीलिए लिया जा रहा है कि एक तो आयरलैंड के लिए डेरोगेटरी चीज दिखाई गई है, ये आयरिश था रिचर्ड फ्लेक्नो, इसे बेवकूफी की दुनिया का उस्ताद कहा गया था, और इसी के बेटा दिखाया गया है थॉमस शेडवेल को, कि बेवकूफों का जो उस्ताद है वो रिचर्ड फ्लेक्नो है और उसका बेटा है थॉमस शेडवेल। और इस शेडवेल को क्रिटिसाइज किया जा रहा। अब देखिए शेडवेल से ड्राइडन को क्या समस्या थी, ये भी एक सवाल आता है। शेडवेल से समस्या ऐसी थी ड्राइडन को, ड्राइडन शेडवेल सपोर्ट कर रहे थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को।
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। इस पे कोई सवाल आया तो अपन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में समझेंगे बाद में। ड्राइडन सपोर्ट कर रहे थे, देखिए यहां इनके उसमें असल की वजह को समझते हैं। ड्राइडन सपोर्ट कर रहे थे इसको, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को। शेडवेल कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखने के लिए जाने जाते हैं बेन जॉनसन। तो ये इंसान बोलते थे आई एम द राइटफुल हेयर ऑफ बेन जॉनसन, मैं जॉनसन जैसा लिखते थे वैसा ही लिख रहा हूं। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बढ़िया, ड्राइडन कहते थे समाज के हिसाब से आज की अपर क्लास को क्रिटिसाइज करने के लिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स बढ़िया, ये टसल थी। ये इंसान विग था, विग पार्टी को रिप्रेजेंट करता था, यानी कि प्रोटेस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ड्राइडन टॉरी थे, ड्राइडन मोनार्क को सपोर्ट कर रहे थे, शेडवेल पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कुछ एक वजह थी जो मेजर थी इन दोनों के बीच में, और इसी वजह से शेडवेल ने ड्राइडन को कभी क्रिटिसाइज किया, ड्राइडन ने पलट के मैक फ्लैक्नो में कहीं ना कहीं शेडवेल को किया और शेडवेल को कहा सन ऑफ फ्लैक्नो। मैक मतलब सन ऑफ फ्लैक्नो, जो बेवकूफों का उस्ताद है रिचर्ड फ्लैक्नो, उसका बेटा अब शेडवेल भी नया आ गया है। किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगला सवाल है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको देखते हैं। The essay of dramatic poesy 1668 written in form of a dialogue primarily examines the merits of, जो ऐसे है ड्राइडन का ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजे 1600। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजे किसने लिखा था। ये आपके ग्रेड 2 के हिसाब से सीधा वन लाइनर सवाल बन सकता है। इसके अंदर ड्राइडन क्या बात करते हैं, फ्रेंच न्यू क्लासिकल ड्रामा वर्सेस इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन। दोनों को मैंने कहा ड्राइडन की क्रिटिसिज्म पूरी कंपेयर कॉन्ट्रास्ट पे चलती है। कंपेरेटिव क्रिटिसिज्म की शुरुआत ही ड्राइडन कर रहे हैं। तो ये कंपेयर कर रहे हैं फ्रांस के न्यू क्लासिकल ड्रामा और इंग्लैंड के जो ड्रामा है उसको आपस में। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, सैमुअल बटलर्स फेमस एंटी प्योरिटन सैटायर ह्यूडीब्रास इज कंपोज इन विच स्पेसिफिक मीटरिकल फॉर्म। तो देखिए मोस्ट ऑफ द अंग्रेजी पोइट्री है वो तो आयम्बिक पेंटामीटर में चलती है। सैमुअल बटलर ने यहां एक दूसरी तरीके से इस पोएम ह्यूडीब्रास को लिखा। ह्यूडीब्रास जो प्योरिटन लोग थे उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनकी जो एक्सेसिव रिलीजियसिटी है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बटलर ने काम लिखा था, वर्क लिखा था, जिसे कहा गया था ह्यूडीब्रास। और ये ऑक्टोसिलेबिक 4 बीट कपलेट में लिखा गया। इसे दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते हैं, इसको समझते हैं क्या है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ऑक्टोसिलेबिक, ऑक्टो का मतलब है 8 सिलेबल होंगे। और मैंने आपको बताया था कि 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं, यानी कि यहां 4 फीट हो गए। और ये इसी ऑक्टोसिलेबिक को आयम्बिक टेट्रामीटर भी बोलते हैं। आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक का मतलब है पहले अनस्ट्रेस, फिर अगला सिलेबल स्ट्रेस, अनस्ट्रेस अगला स्ट्रेस, अनस्ट्रेस अगला स्ट्रेस, ऐसे चलेगा डा डम चले तो यही धुनगी। मगर समस्या यह है कि यहां 4 फीट ही है और अंग्रेजी की लय इसे इजाजत ही नहीं देती इस आयम्बिक टेट्रामीटर को। मगर ह्यूडीब्रास में पोएम को बनाया ही मजाक किया था, प्योरिटन को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो क्रिटिसिज्म को दिखाने के लिए बटलर ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया कि मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि ये सैटायर है, व्यंग्य करूंगा तो हर चीज को बदल के करूंगा। तो यहाँ ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में सैटायर लिखा जा रहा है जिसमें 4 फीट है। अदरवाइज आयम्बिक पेंटामीटर में अंग्रेजी पोइट्री, अंग्रेजों की जो बोलने का लहजा है वो उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। यहां वो चीज नहीं है। यहां इन्होंने राइम भी 19-20 ऐसे ही मिला दी, जैसे जेस्ट के साथ
कास्ट मिला दिया जाए, जस्ट मजाक और उसके साथ कास्ट की राइम कोई बन नहीं रही है मगर फालतू की बना दी। इसीलिए इस ऑक्टोसिलेबिक कपलेट को क्या कहा गया? डॉगरेल वर्स। डॉगरेल वर्स का यूज कर रहे हैं ह्यूडिब्रास में, और ये ह्यूडिब्रास है। तो पहले समझने वाली चीज तो ये यहां इतनी आ गई है, ऑक्टोसिलेबिक 4 बीट कपलेट, यहां 4 फूट वाली कपलेट यहां यूज करी गई है। डा डम 4 बार होगा। और डॉगरेल वर्स राइम है वो यूं ही तितर बितर जा रही है, किसी एंड राइम है जैस से कास्ट को मिला दिया गया जो कोई सेंस नहीं दे रही है। वो नॉन ह्यूडिब्रास का, बटलर का पर्पस ही उसे नॉन सेंसिकल बनाना था, और वो दिखाना चाह रहे थे कि प्योरिटन नॉनसेंस है, इसीलिए इस तरह की विधा यूज कर रहे हैं। इस ह्यूडिब्रास में होता क्या है, इसका थोड़ा सा प्लॉट देखें। डॉन क्यूहोटे नाम से एक स्पेनिश वर्क है, डॉन क्यूहोटे। तो डॉन क्यूहोटे में क्या होता है, 2 नाइट हैं, 2 लोग हैं, वो फेबल्स वगैरह, कहानियां वगैरह पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होकर वो जंगल में शिकार वगैरह और उस पे जा रहे हैं, और वो बड़े वेलरस लोग हैं। एक जैसे अपने यहाँ पंचतंत्र की और ये सब कहानियां पढ़ते हैं अपन, तो यहाँ नाइट्स की कहानियां जो जर्नी पे हैं, शिकार वगैरह कर रहे हैं, वेलर की, साहस की कहानी। इसका तो इन्होंने यूज किया कॉन्टेक्स्ट, और ड्राइडन ने कहा ह्यूडिब्रास में 2 लोग हैं, प्योरिटन दोनों, वो भी जर्नी पे हैं, वो भी शिकार पे हैं, वो भी नई चीजें खोज रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, मगर ये इतने बेवकूफ हैं, इनको ना तो कोई सुन रहा है ना इनको कुछ आ रहा है। ये किसी एक बियर को, कोई बियर बीटिंग चल रही है, किसी बियर को मारा जा रहा है, उस पे ही उसे छुटवाने के लिए उस पे मतलब कुछ नॉनसेंस सी चीजें, हरकतें कर रहे हैं। डॉन क्यूहोटे में तो साहसी काम था, और ये प्योरिटन हुडीब्रास वाले साहसी काम करने निकले थे, मगर इनसे कुछ बन नहीं रहा है। प्लॉट से आपको ऐसे सवाल इससे नहीं आएंगे, मगर एक बेसिक ह्यूडिब्रास से अंदाजा लग जाए इतनी चीजें बताने की कि ह्यूडिब्रास लिखा किसने है। सैमुअल बटलर ने लिखा है, जो ट्रेडिशनल वर्स चल रहा है उससे अलग होकर लिखा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 है एफ्रा बेन के ऊपर। इंग्लिश ट्रेडिशन में या ब्रिटिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है एफ्रा बेन, और बड़ा नाम होने की वजह क्या है? देखिए, अंग्रेजी भाषा में वैसे तो फीमेल राइटर छोटा मोटा नाम आता रहा है। एफ्रा बेन पहली प्रोफेशनल राइटर थी जिन्होंने अपने काम को लिख के पैसा कमाया। अब सोच के देखिए, उस समाज में औरतें 16, 17, 17 सेंचुरी में जिनको स्पेस नहीं है घर में भी तरीके से, वहां एक औरत कहानियां, कविताएं लिख के खुल के पैसा कमा रही। इसका एक कारण था, हर चीज ऐसे पैदा नहीं होती। एफ्रा बेन से जुड़ी हुई भी 1-2 चीजें हैं। एफ्रा बेन ये राजा के लिए एज ए स्पाई का काम करती थी, ये जासूस थी किंग की, और इसे एंटवर्प भेजा गया था। इन्हें जासूसी के लिए दूसरे देश भेजा गया था। जब ये वापस इंग्लैंड लौट के आती हैं तो ये कर्जे में थी। ये राजा से पैसे की डिमांड करती है कि मैं एज ए स्पाई आपके लिए काम किया, मेरे पैसे का भी कुछ हो। उन्हें पेमेंट नहीं मिलता है तो वो कर्जे में थी, वो जेल जाती है। जेल जाने के बाद सोचिए, एक औरत अगर एज ए स्पाई काम कर रही है तो पहले उसने जो सामाजिक परिवेश था उसको छोड़ा होगा, समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। राजा के लिए काम किया, राजा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जेल में जा रही है। अब उसके पास कमाने के लिए क्या है? मगर उसने दुनिया को एक्सप्लोर बहुत किया था तो वो लिख सकती थी, तो उसने लिख के पैसा कमाने के लिए सोची। तो एफ्रा बेन इसीलिए कहीं ना कहीं वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर्स में गिनी जा रही। इनके वर्क देखें तो आप, जैसे रोवर नाम की एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बहुत फेमस इनका वर्क है रोवर, तो रोवर में ऐसी ही बातें करती नजर आ रही, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ही एक वर्क है। इन्होंने ओरोनको नाम से एक वर्क लिखा। ये एक अफ्रीकन स्लेवरी के ऊपर एक नॉवल है एफ्रा बेन की। तो उस वक्त जब स्लेवरी इंग्लैंड कॉलोनाइज कर रहा था, उसी इंग्लैंड को क्रिटिसाइज करने के लिए कहीं ना कहीं, तो कितनी बोल्ड रही होंगी ये लेडी, कितना इन्होंने काम किया। उस वक्त जासूस बनना कितना मुश्किल था, फिर एज ए प्रोफेशनल राइटर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो ये काम करती नजर आ। तो यही सवाल अपन देख रहे थे। एफ्रा बेन holds a place of significant historical importance in English literature primarily because एफ्रा बेन इंपॉर्टेंट क्यों है इस पीरियड में? इसका रीजन था, she was the first female dramatist to be published in England।
पहली फीमेल ड्रामेटिस्ट थी जिन्हें इंग्लैंड में इनके काम पब्लिश हुए और उनसे पैसा बना। अगला वर्क 32 एफ्रा बेन से जो क्वेश्चन है वो एफ्रा बेन से जुड़ा हुआ है। द नैरेटिव ओरोनको द रॉयल स्लेव is highly regarded in modern scholarship for his pioneering exploration of harsh realities of slavery and effects of colonialism. The Oronoco नाम से सब टाइटल जिसका द रॉयल स्लेव है, ये वर्क एफ्रा बेन ने लिखा। ये हार्श, कठोर सच्चाइयां, गुलामी, दास्ता प्रथा के बारे में बताने वाला ये वर्क है और ये कॉलोनियलिज्म के जो इफेक्ट्स हैं उस पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 33, the heroic drama of restoration which featured larger than life characters and themes of love versus honor was typically written in heroic couplet में लिखा जाता था। क्वेश्चन 33 है, उसको देखते हैं। हेरोइक ड्रामा क्या है? हेरोइक कपलेट पढ़ा, हेरोइक ड्रामा। जो ट्रेजेडी की क्लासिकल डेफिनेशन है वही हेरोइक ड्रामा। एक अपर क्लास का एक हीरो है जो कोई जर्नी पे हो सकता है या फिर उसके साथ कुछ एक सिचुएशन ऐसे हुई तो उसका डाउनफॉल ऐसा होता है, वो इतना गिरता गिरता चला जाता है कि सोच भी नहीं सकते और ऑडियंस में एक अलग सा इमोशन पैदा करता है, कैथारसिस पैदा होता है, ऑडियंस रोने को आतुर होती है उसकी कंडीशन देख। ये हेरोइक भी एपिक से ही निकला है। पुराने वक्त में एपिक क्या था? जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान है, राम है, जर्नी पे हैं, वनवास में हैं, उनकी जो जो समस्याएं वो देखते आ रहे हैं उस वनवास में, उसके बाद क्या देख रहे हैं, तो वो किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनको देख के लोगों को कैसा एक अनुभव हो रहा है। तो एपिक में ऐसा चलता था, तो ट्रेजेडी के अंदर भी ऐसी ही चीजें डाली गई। हेरोइक वापस यहां क्या है, वर्स में लिखा जाता था। जैसे एपिक महाकाव्य श्लोकों में, दोहों में थे, वैसे ये हेरोइक ड्रामा भी नियो क्लासिकल तो पूरा सब क्लासिक्स से ही फॉलो कर रहा था, एपिक वगैरह क्लासिक्स में ही लिखे गए थे, तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हैं किसको, एपिक ट्रेडिशन को, क्लासिकल ट्रेडिशन को। तो यहां ये चीज इसमें लिखी गई। ड्राइडन के जितने वर्क हैं, प्लेज हैं, वो हमें हेरोइक ड्रामा में, हेरोइक कपलेट में देखने को मिल रहे हैं। कुछ वक्त जैसे ऑल फॉर लव है, वो हेरोइक ड्रामा, हेरोइक कपलेट में नहीं लिखा, बाकी सब हेरोइक कपलेट में ही चल रहा है, दो श्लोकों में ही चीजें जारी है सारी की सारी। तो ये हेरोइक ड्रामा वैसा सा चीज है। अगला सवाल है, ये अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इस हेरोइक ड्रामा वाली बात से ही, इसीलिए ऐड किया गया है सवाल कि ड्राइडन सेलिब्रेटेड प्ले ऑल फॉर लव 1677 में ड्राइडन का एक वर्क है ऑल फॉर लव is a neoclassical adaptation based upon which of the William Shakespeare's tragedy? तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो वर्क है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से ये ड्राइडन का वर्क है, उसका प्लॉट यहां से लिया गया है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से। ये ऑल फॉर लव की क्या खास बात है? ऑल फॉर लव बाय ड्राइडन, ऑल फॉर लव (1677) का जो वर्क है, ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा शेक्सपियर से उसी से लिया गया। जैसे मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द प्लेज अपन देख रहे हैं ड्राइडन के, वो हेरोइक कपलेट में लिखे गए हैं, दोहों में, श्लोकों में लिखे गए, एपिक ट्रेडिशन, क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए। ये ऐसा प्ले है जो कपलेट में नहीं, कपलेट में नहीं लिखा गया। कारण क्या? ड्राइडन ने चीजें अडेप्ट बहुत आसानी से करी। यहां वो शेक्सपियर को कॉपी कर रहे थे, शेक्सपियर ने खुद ने कैसा काम किया, कपलेट में चीजें नहीं लिखी। तो ड्राइडन जब शेक्सपियर को कॉपी कर रहे हैं तो वो कपलेट में लिखते तो शेक्सपियर, उन्हें लगता कि मेरी इंस्पिरेशन ही कहीं ना कहीं कमजोर साबित होगी, तो उन्होंने अडेप्ट करा उन चीजों को। तो इस हिसाब से कपलेट है यहाँ पे, कपलेट में नहीं लिखा गया ऑल फॉर लव। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा शेक्सपियर का एक वर्क, ये यहाँ ग्रीक और रोमन एम्पायर के ऊपर चीजें हैं। यहाँ पे मार्क एंटनी नाम से एक राजा है और वो उन्हें क्लियोपेट्रा नाम से एक लेडीज से मोहब्बत होती है और उस क्लियोपेट्रा के चक्कर में वो अपना एक साम्राज्य है, पूरा राज्य, उसे छोड़ने की तरह लड़ाई में भी नहीं जा पा रहे हैं। लास्ट में मार्क एंटनी की डेथ होती है और उनकी डेथ के बाद
क्लियोपेट्रा है वो स्नेक बाइट से खुद मर जाती हैं। ड्राइडन ने इसमें 19-20 कुछ एक चीजें चेंज करी थी ऑल फॉर लव लिखते वक्त, और वैसा का वैसा ही लिया था वर्क को। चीजें चेंज ऐसे मान लें कि विशाल भारद्वाज जब शेक्सपियर के किसी प्ले को अडॉप्ट करते हैं फिल्मों में, हैदर को हेमलेट के अंदर करते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं, बाकी चीजें वो की वो है। तो ड्राइडन ने भी शेक्सपियर के इस मास्टर प्ले राइट के साथ ऐसा ही किया था। तो ये एक हमारे पास सवाल था ड्राइडन के ऑल फॉर लव। क्वेश्चन नंबर 35 है, द ऑगस्टन एज विच रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ नियोक्लासिकल पॉलिश सैटायर जनरली स्पेन विच पीरियड। ये सवाल है ऑगस्टन एज से जुड़ा हुआ। ऑगस्टन एज क्या, जैसे अभी अपन ये पढ़ के आए हैं, पीछे की क्लास में भी अपन ये पढ़ चुके हैं, नियोक्लासिकल को काफी एजेस में बांट के अपन ने देखा था। पहला अपन ने रेस्टोरेशन देखा, 1660 से 1700 तक एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। दूसरा ऑगस्टन एज, इसका टाइम पीरियड इन्होंने पूछा है। ऑगस्टन एज ये 1700 से 1744 या 45 तक मानी जाती है, डेथ तक, टिल अलेक्जेंडर पोप की डेथ तक। तो इस ऑगस्टन एज में ये भी ये कह रहे हैं जो सेटायर पुराने रेस्टोरेशन टाइम से चला आ रहा था वो इस वक्त और पॉलिश हो गया। और उसे पॉलिश कौन कर रहे हैं, पहला ही नाम जैसे अलेक्जेंडर पोप का है, पोप इस नियोक्लासिकल एज की एक सब हेडिंग ऑगस्टन एज को रिप्रेजेंट, यहां सेटायर और पॉलिश हो गया। तो ये एक खास बात ऑगस्टन एज के बारे में पूछी गई थी यहां हमसे, वो हमने देखी है। अगला जो वर्क है उसे देखते हैं। द मॉनिकर ऑगस्टन एज was adopted by 18th century writers because they sought to draw a parallel between their era and the golden age of literature under the Roman Emperor Augustus Caesar नाम से। ये पूछ रहे हैं ये ऑगस्टन एज है कि किसके नाम पे ऑगस्टन नाम पड़ा इसका, तो एक लिटरेचर के लिए बहुत ही प्रॉस्परस एज मानी जाती थी, उसे कहा जाता था ऑगस्टस नाम से। रोमन एम्परर थे ऑगस्टस, उसके टाइम पे वर्जिल, हॉरेस, ओविड जैसे लोग पैदा हुए, वो फ्लरिश हुए उनकी राइटिंग, और उन्होंने लिखने की कुछ विधाओं पे प्रकाश डाला था, कुछ मेथड दिए थे। वही ऑगस्टन एज में पोप वगैरह और सारे राइटर्स करे, जैसे पोप का ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, ऐसे ऑन मैन है। पोप उसमें क्या बात कर रहे हैं, पोप जो हॉरेस चीजें बता के गए हैं उनका कॉपी पेस्ट ही है कहीं ना कहीं पोप का काम। ये देखने को मिल रहा है। इस ऑगस्टन एज का नाम ही इस ऑगस्टस सीजर से आया है। जैसा ऑगस्टस सीजर के टाइम पे चीजें फ्लरिश हुई थी, वो ऑगस्टन एज में पोप वगैरह वैसा का वैसा ही काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको ऑगस्टन एज या ऑगस्टस एज का नाम दे दिया गया। आगे देखते हैं। Alexander Pope, the most prominent poet of the early 18th century, is renowned for his technical perfection in use of। Alexander Pope का जो काम है वो हेरोइक कपलेट को परफेक्शन की तरफ लेके गए। हेरोइक कपलेट रेस्टोरेशन में ड्राइडन वगैरह यूज करते आए, इन्होंने उस चीज को परफेक्ट बनाया कहीं ना कहीं। इनके जो एसेज हैं वो भी कविता नुमा है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन मैन, क्या इनमें सब क्या बात कर रहे हैं, इस हेरोइक कपलेट में लिख रहे हैं, कविता नुमा ही चीज लिख रहे हैं। जैसे इन व्हाट फॉर्मेट इज अलेक्जेंडर पोप्स इंस्ट्रक्शनल एंड क्रिटिकल वर्क एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो 1711 में आया था। कई बार डेट पूछी जाती है, पहली चीज तो यही पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, ये किसने लिखा। यहां कंफ्यूजन एक पैदा होता है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म ये किसने लिखा। एक डेट के बारे में सवाल पूछा जाता है, एक ये है कि ये कपलेट में लिखा गया है, वर्स में लिखा गया है, डाइडेक्टिक है नेचर में, यानी कि मोरल प्रीचिंग करी गई है, सुधारने के लिए भी किया गया है। कई बार इस प्रेपोजिशन ऑन को हटा के इन कर दिया जाता है यहां। अब ये किसने लिखा है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है।
इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये ऑन और इन का ये डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना हो, इसलिए ये सवाल यहां इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही था। द रेप ऑफ द लॉक is quintessential example of which literary genre which supplies the grand style of classical epics to trivial subject matter। ये 49 में 39 का क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा मॉक एपिक। ये मॉक एपिक क्या होता है इसको भी देखते और रेप ऑफ द लॉक को भी समझ। मॉक एपिक इन शब्दों को अगर तोड़ा जाए तो एपिक और मॉक, मॉक करना, मॉकरी करना, पहले उस चीज को कॉपी करना और उसको अपने तरीके से बताना। एपिक क्या है? काव्य, महाकाव्य। अब महाकाव्य में क्या हुआ करता था सोच के देखते हैं। पहली महाकाव्य की, किसी भी महाकाव्य की शुरुआत देखते हैं। पहले तो महाकाव्य जिसने लिखा, जैसे वेदव्यास ने लिखा है, तो वेदव्यास शुरुआत किससे करेंगे? पहले तो अपने भगवान को याद करें, गॉड और गॉडेस को याद करते हैं। जैसे ओविड, जैसे ओडेसी लिखा गया, जैसे एलियट लिखा गया, होमर भी क्या करते हैं? गॉड और गॉडेस को याद करते हैं। तो पहले म्यूज को याद किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है कोई भी महाकाव्य में शुरुआत में। दूसरा, वहां एपिक मशीनरी होती है। एपिक मशीनरी क्या होगी? ये एक जो हीरोनुमा फिगर है कोई भी, जो उस प्लॉट को आगे बढ़ा रहा है, ग्रैंड स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सपोर्ट करने के लिए भगवान होंगे। कोई प्यार का देवता होगा, कोई शादी का देवता, कोई लड़ाई का देवता, कोई उस वॉर को के, जैसे कृष्ण को सपोर्ट, अर्जुन को सपोर्ट कृष्ण कर रहे हैं, तो वहां भगवान का जिक्र भी आता है। तीसरा, जैसे कहा ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ी स्टाइल, मतलब ग्रैंड स्टाइल कैसे रिप्रेजेंट होगी? सिमिलीज होंगी बड़ी बड़ी, कंपेयर किया जाएगा उस हीरो को सूरज से, चांद से, तारों से, उसकी तलवार को भी अलग से ही कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि वो बड़े लेवल पे चीजों को दिखानी। तो वहां कंपैरिजन इसी तरीके से, जैसे महाभारत और रामायण का आप एग्जाम्पल देखें तो किस किस चीजों से उन लोगों को कंपेयर किया गया, उनको जो शक्तियों को दिखाया गया है वो मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें तरीके से उनको रिप्रेजेंट, ऐसी स्टाइल होती। उस हीरो का जो एक अपर क्लास को बिलोंग कर रहा है, उसके डाउनफॉल की चर्चा भी यहां आती। तो यहां इस मॉक एपिक में आपको क्या दिखेगा? यहां सब्जेक्ट लिया जाए। अब एपिक के अंदर सब्जेक्ट तो महाकाव्य का है। सब्जेक्ट कैसा है? लड़ाई किसकी? तो आपस में खानदान है, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई हो गई, फिर वो एक जर्नी पे हैं, भगवान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहां मॉक एपिक में सब्जेक्ट होगा ट्रिवियल, ट्रिवियल, तुच्छ सब्जेक्ट। जैसे रेप ऑफ द लॉक का सब्जेक्ट क्या है? रेप ऑफ द लॉक, यहां एक लेडी थी एराबेला फर्मर, एराबेला फर्मर। एराबेला फर्मर एक खूबसूरत महिला थी और उनकी एक लॉक यहां बाल की लट से, उसको एक इंसान देखता है लॉर्ड पेट्रे नाम से, लॉर्ड पेट्रे। और लॉर्ड पेट्रे एक दिन चुपके से उस लॉक को काट लेता है और इससे दो परिवारों की लड़ाई शुरू। तो लॉक, रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप ने इन दोनों परिवारों की लड़ाई को खत्म करने के लिए एक व्यंग्यात्मक चीज लिखी कि बाल काटने के ऊपर लड़ाई पैदा हो गई दो परिवारों में, क्योंकि इस पेट्रे को उसके लॉक है जो बाल की लट है वो खूबसूरत लगी, तो उसने उसे काट लिया। अब ये लड़ाई शुरू हो गई। पोप की, अलेक्जेंडर पोप के पास एक आदमी आता है। पोप खुद भी एक जमींदार क्लास का इंसान था। उसके पिताजी चाहते नहीं थे वो कभी कविताएं लिखे, मगर पोप के अंदर धुन थी, तो पोप के पास एक आदमी है कि यार ये एक फ्यूड है, दो परिवारों में लड़ाई है, इसको सुलझाओ कैसे भी करके। तब ये रेप ऑफ द लॉक लिखे। और रेप ऑफ द लॉक को ऐसे दिखाया है जैसे एपिक की तरह ही। यहां भी पहले भगवान को याद किया जा रहा है। यहां एक सीन आता है टॉयलेट सीन, रेप ऑफ द लॉक में टॉयलेट सीन ऐसा दिखाया गया जब एराबेला फर्मर को यहां इसमें रिप्रेजेंट कर रही है, बेलिंडा नाम से कैरेक्टर देते हैं अलेक्जेंडर पोप। तो बेलिंडा खुद को जब तैयार कर रही होती है
वॉशरूम में, तो उसे टॉयलेट सीन कहा गया। तो तैयार कर रही होती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई युद्ध में जाने वाला हीरो है, अर्जुन जैसे अपने आप को आर्मर और वो सब सजा के तैयार कर रहा है। सुपरनेचुरल मशीनरी भी इसमें डाली गई है। एराबेला फर्मर को या बेलिंडा को प्रोटेक्ट कर रही है सिल्फ, हवा की देवियां, ऑम्बर नाम से, गॉडेस ऑफ फायर, गॉडेस ऑफ अर्थ, कई तरह की गॉडेस हैं, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को प्रोटेक्ट कर रही है। बेलिंडा का एक शौक नाम से एक डॉग भी है। जैसे घोड़े और इन सब की चर्चा होती है तो बेलिंडा एक डॉग भी रखती है शौक नाम से, जिसे वो इंसानों से ज्यादा प्यार कर रही है। तो इसमें एक मॉकरी, एक एपिक का पैटर्न लेके ट्रिवियल बात को महाकाव्य के हिसाब से दिखाना, ये अलेक्जेंडर पोप कर रहे हैं। तो इसीलिए परफेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं सैटायर को, अलेक्जेंडर पोप, और हेरोइक कपलेट को, कपलेट में लिखा गया है ये चीज। इस रेप ऑफ द लॉक की एक चीज और देख लेते हैं अपन। रेप ऑफ द लॉक, रेप का एक्चुअल मीनिंग हुआ स्नैच करना, छीनना। तो छीनी गई क्या थी? बाल की लट, या चुराई गई थी, वो चुराई थी लॉर्ड पेट्रे ने। अब यहां इस रेप ऑफ द लॉक की एक दो चीजें और देख लेते हैं। ये दो बार इसे रिवाइज किया गया। 1712 में सबसे पहले आया था ये वर्क, तब इसके अंदर 2 कैंटो थे, 300-350 लाइन थी। फिर 14 में किया गया इसे वापस रिवाइज। 14 के अंदर इसमें सुपरनेचुरल या रोसिक्यूशन मशीनरी डाली गई। मशीनरी कौन सी? गॉड और गॉडेस वाली, ये सब चीजें इसमें डाली गई। 17 के अंदर इसमें क्लेरिसा नाम का एक कैरेक्टर जोड़ा गया, जो मोरल प्रीचिंग की बात करती है कि खूबसूरत होना ही सब कुछ नहीं है, इंसान को अंदरूनी खूबसूरती, सोशलाइज करना चीजों को, सब चीजें बाकी भी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी परीक्षा के हिसाब से रेप ऑफ द लॉक का इतना मोटा मोटा अंदाजा ठीक है, और बाकी मॉक एपिक के ऊपर समझ रहे थे तो मॉक एपिक की चर्चा अपन ने थोड़ी यहां कर ली। अब आगे का सवाल, Alexander Pope's The Dunciad is a fiery and large-scale satire primarily targeting। Alexander Pope ने एक वर्क लिखा था डनशियड। डनशियड के ऊपर ही एक सवाल है, इंफीरियर पोएट्स एंड द गॉडेस ऑफ डलनेस, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कौन? अलेक्जेंडर पोप डनशियड में। डनशियड क्या है? डनशियड का मतलब है फुलिशनेस, बेवकूफी, और उस बेवकूफी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहां 2 लोगों को खासकर क्रिटिसाइज करते दिख रहे हैं पोप। पहला तो है ल्यूई टिबॉल्ड। ल्यूई टिबॉल्ड नाम से इंसान है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक कॉली सिबर नाम से इंसान है, कॉली सिबर, जो उस वक्त के पोएट लॉरिएट थे, उसकी लिखने की टेक्निक है, उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पोप का ये बहुत ही कमाल का एक नाम से। तो ये एक सवाल, जो मेजर सवाल जो न्यू क्लासिकल, जिससे आपके कंसेप्ट भी तैयार हो और जिससे कहीं ना कहीं मोटा मोटी पूछे जाने वाली चीजें भी आ जाएं, वो सब चीजें शामिल करी गई हैं। तो ये सवाल डनशियड के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन विच ईयर डिड जोनाथन स्विफ्ट पब्लिश हिज मास्टरपीस ऑफ बाइटिंग सैटायर गुलिवर्स ट्रेवल? गुलिवर्स ट्रेवल नाम से वर्क 1726 में आया था। और ये गुलिवर ट्रेवल्स वही है जो जजंतरम ममंतरम नाम से बॉलीवुड की फिल्म आप देखते हैं, वो गुलिवर्स ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट के इस नॉवल पे बनाई गई है। इसमें 4 पार्ट हैं, जर्नी करते हैं गुलिवर अलग अलग जगह पे। एक आदम कद आदमी है जो समंदर के रास्ते दूसरी दुनिया में जा रहा है। कभी वो छोटे कद के बौने इंसानों से मिलता है, कभी बड़े कद के इंसानों से मिलता है, कभी वो घोड़े की शक्ल नुमा इंसानों से मिलता है, और हर इंसान के जरिए वो क्रिटिसाइज करता नजर आ रहा है सब अलग अलग लोगों को। कई जगह वो रैशनैलिटी, एक्सेस ऑफ रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। 1726 के आसपास इंग्लैंड में माहौल ऐसा हो गया था, इस रैशनैलिटी, इस रीजन से इंग्लैंड के लोग ऊब चुके थे। अब प्री रोमांटिक और रोमांटिक की तरफ बढ़ेंगे, सेंसिबिलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे लोग। तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट ने यह चीज शुरू कर दी थी अपनी राइटिंग में, इस रैशनैलिटी से ऊब चुके हैं। तो इस रैशनैलिटी से अलग जाते हुई चीजें अपन को 1726 के आसपास इस वर्क में दिख रही हैं। In the 4th voyage of Gulliver's Travels, the Hoyohims served as a symbol of। Hoyohims नाम की एक प्रजाति है इंसानों की, वो प्योर अनएडुलरेटेड लॉजिक और रीजन पे विश्वास कर रही। ये होयोहिम्स हैं, किस पे विश्वास करते हैं? रीजन और लॉजिक। ऐसा तर्क नुमा एक समाज है, उसी में घुसे हुए हैं। तो ये नियो क्लासिकल समाज था, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स। स्विफ्ट का एक और वर्क है मॉडेस्ट प्रपोजल, और
ये सेवेज और सस्टेन आयरनी आपको दिखेगी। मॉडेस्ट प्रपोजल क्या है स्विफ्ट का काम? आयरलैंड के लोग हैं, गरीबी से जूझ रहे थे, खुद स्विफ्ट हैं वो आयरिश थे, तो जब गरीबी से जूझ रहे थे, उनको रिफॉर्म कहीं मिल नहीं रहा था, तो मॉडेस्ट प्रपोजल में एक प्रपोजल लेके आते हैं। सेटायर, जुवेनाइल सेटायर है, पीछे बात करके आए हैं कि भाई ये बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं, इनकी कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, ना इनको कोई खाने के लिए चीजें मिल पा रही, तो क्या करें, इन बच्चों को आप जो रिच क्लास, अपर क्लास के बेवकूफ लोग हैं उनको खाने के लिए दे दो। एक तो उनका टेस्ट बदल जाएगा, नया मीट मिल जाएगा, और इन गरीब लोगों को पैसा मिल जाएगा, बदले में इनका भला हो जाएगा। ये इतना शार्प सेटायर था, इसने इंग्लैंड में हिला के रख दिया था। इसने, इंसान ने कहा था कि बच्चों को खा लिया जाए ताकि गरीबों का भला हो सके, उन्हें पैसा मिल सके। तो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में इस एक तरह से इस द्वंद को खत्म करने के लिए जो हैव्स एंड हैव नॉट के बीच समस्याएं थी, उसके ऊपर स्विफ्ट ये एक अपना काम लेके आ रहे थे। ये 43 क्वेश्चन हो गए, इसके 5-10 क्वेश्चन और बचे हैं न्यू क्लासिकल एज के। अब अपन रोमांटिक एज के क्वेश्चन देखेंगे इन 5-10 सवालों के साथ। इससे रोमांटिक और न्यू क्लासिकल दोनों का कॉन्ट्रास्ट पैदा होगा। फिर रोमांटिक के क्वेश्चन साथ साथ अगली क्लास में देख के जाएंगे। पहले 5-10 इन सवालों की चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चन में मोटा मोटी नॉवल, आर्ट ऑफ नॉवल राइटिंग या एवोल्यूशन ऑफ नॉवल का कैसे हुआ है, उसी के ऊपर मेजरली बात है, पीरियोडिकल और नॉवल की। उसको 1-2 चीज में समझ लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। मोटा मोटी 2 क्लास में न्यू क्लासिकल हमारा तैयार हो चुका है। शुक्रिया।